के पढ़ करके उनको जो है बहुत संक्षिप्त में और टू द पॉइंट आई विश कि ये बोथ वे रहे। मैं समझता हूँ सारे पार्टिसिपेंट अलर्ट होंगे इस वक्त, और मैं भी आपसे जुड़ा हूँ, बहुत कुछ मुझे भी सीखने को मिल रहा है मिश्रा जी से और सभी हमारे जो रिसोर्स पर्सन्स हैं। तो मैं चाहूँगा कि मिश्रा जी, अगर हम इसको इस तरह से अगर हम डिजाइन कर लें अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम को, ताकि हमारे पार्टिसिपेंट्स की जो क्यूरोसिटी है, जो उनके मन में जो चैलेंजेस आ रहे हैं, जो उनके अंदर जो एक सोच है कि भाई हम कैसे करेंगे, उस पर भी हम एड्रेस करना चाहेंगे। ओवर टू सर। थैंक यू सर फॉर योर सजेशन। तो हम लोगों ने अभी जो बात करी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की, उसमें आगे और कैसे आप वर्क कर सकते हैं, बस थोड़ा सा समय मैं और लूँगा, फिर अपने इस सेशन को वाइंड अप करूँगा यहाँ पर। तो अभी जैसे जो मैंने बताया आपको कि ये तो बच्चों के लिए हो गया, इंस्पायर अवार्ड, नेशनल साइंस कांग्रेस और तमाम तरह के इवेंट्स हैं। कुछ इवेंट ऐसे होते हैं जो टीचर्स के लिए ऑर्गेनाइज होते हैं। अभी हाल ही में नेशनल टीचर अवार्ड चल रहा था, तो उसमें मैं देखता हूँ कि मैंने पुराने भी टीचर्स के बारे में पढ़ा जो उन्होंने जो इन्वेंशन करी है उसमें। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी अभी से उसमें लग करके उसके हिसाब से अपना काम करिए आप। इससे क्या है कि सर आप अपनी टीचिंग लर्निंग को इम्प्रूव कर पाएंगे, और आउट ऑफ द बॉक्स मतलब कह सकते हैं कि ये आपकी टीचिंग क्लासरूम तक सीमित नहीं रहेगी, आप क्लासरूम से बाहर भी वर्कआउट करेंगे, और इसमें बहुत सारी चीज़ें आप सीखने को मिलेगी आपको। तो मैं एक छोटा सा आपको ये जो जब हम लोग फॉर्म अप्लाई करते हैं तो उनमें किन किन चीज़ों पर हम लोग को काम करना होगा उस पर मैं आपको बात करूंगा। बहुत जल्दी से मैं इसको रिकैप करूंगा, और क्योंकि मेरी ये इच्छा थी इसकी मैं बताऊं शुरू से, आप इस चीज़ के लिए आप ध्यान दीजिए और इस पर काम कर सकते हैं आप। तो एक मैं एक लिटरेचर है, मैं उसको खोल के दिखा रहा हूँ आपको। ये जो कैटेगरी इसमें है कि जब हम लोग कोई भी फॉर्म अप्लाई करते हैं, तो जैसे नेशनल टीचर अवार्ड का ये फॉर्म का एक मैं फॉर्मेट खोला हूँ, तो इसमें तो सबसे पहले तो आपकी एक मतलब बायोग्राफी आपको देनी होती है। तो बायोग्राफी कुछ ऐसी होगी जिसमें कुछ वर्क आपका दिखे यहाँ पर। तो ये जैसे कि इन्होंने मैंने अपनी बायोग्राफी एक बनाई हुई है, एग्जाम्पल है ये मैं अपना फॉर्म ही आपको दिखाता हूँ। और इस फॉर्म में मैंने पूरी बायोग्राफी अपनी बनाई पहले पार्ट में। दूसरे पार्ट में ये सारी बेसिक डिटेल होती है, आपकी स्कूल की डिटेल जाएगी इसमें, आप फिर कहाँ कहाँ पे आप जॉब किए वो सारी चीज़ इसमें जाती हैं, किस तरह के वर्क स्कूल में परफॉर्म किए वो जाता है। तो ये सारी तो जनरल चीज़ हो गई। इन चीज़ों पे 10 मार्क्स होते हैं। फिर आता है सर इसमें ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया। तो इसमें मैं बताना चाहूँगा आपको कि पब्लिकेशंस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आता है कि आपने इंटरनेशनल लेवल पर कितने पब्लिकेशन दिए, नेशनल लेवल पर पब्लिकेशन दिए, स्टेट लेवल पर दिए। हम लोग जब इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं तो हम लोग अपने जो जर्नल्स होते हैं टेक्निकल, उसमें अपने पेपर पब्लिश कराते हैं। तो वो चीज़ें आप यहाँ भी कर सकते हैं, एनसीईआरटी के जर्नल्स और तमाम तरह के गवर्नमेंट के जो जर्नल्स आते हैं केवीएस के थ्रू भी, या कुछ नहीं तो आप कम से कम स्कूल की जो मैगजीन आती है उसमें भी आप आर्टिकल लिखिए, और ये सारी चीज़ें करिए आप। तो क्योंकि ये आपके बायोडाटा में जुड़ता है। और बाकी जर्नल्स के बारे में आपको ज़्यादा आइडिया होगा कि जितने भी जर्नल्स अगर आपके नॉलेज में आ रहे हैं उसके लिए ज़रूर कुछ ना कुछ लिखिए आप। अपने टेक्निकल टॉपिक से लिख सकते हैं आप, टीचिंग में लिख सकते हैं आप। फिर इसके बाद में आता है कि आपका जो एपीआर है, तो एपीआर मैं नहीं समझता किसी का एपीआर डब्ल्यू टीचर के हिसाब से अगर गड़बड़ है, अगर वो उसको उत्कृष्ट या आउटस्टैंडिंग नहीं मिल रहा है तो वो वर्क नहीं कर रहा है सर। तो इस हिसाब से अपने वर्क को आप करिए, जो स्कूल में जो ड्यूटीज़ आपको दी जा रही है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है, उसके हिसाब से अपने आप को परफॉर्म करिए। कोई भी डाउट है अपने प्रिंसिपल से आप बात करिए, उसको समझिए, उनसे हेल्प लीजिए। लेकिन मैं समझता हूँ इसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए आपका। एपीआर में आपको हर साल मार्च महीने में आपका एक आपके जो अधिकारी हैं आपका मूल्यांकन करेंगे आपके कार्य का, और उसमें 10 ऑफ द पॉइंट मिलता है। तो कभी आपका 8 पॉइंट से कम नहीं होना चाहिए। ये मेरा आपको एक सजेशन है, करती इस तरह से काम करेंगे आप। फिर आप इसके बाद में दिया है इसमें कि इज अ टीचर अटेंडिंग स्कूल रेगुलरली विदाउट एनी कंप्लेंट। कोई ऐसा काम आप मत करिए कि आपकी कंप्लेन हो, या मतलब ये लगे कि कोई शिकायत आपकी किया है, या इस तरह का कोई भी वर्क नहीं करना है जो आपके लिए निगेटिव साबित हो। तो इसमें ये डिटेल मांगी जाती है। फिर दिया है कि वेदर द टीचर इज रेगुलरली अटेंडिंग द इन सर्विस कोर्स ट्रेनिंग ही हैज इज डिप्यूटेड टू।
आपको जब कभी भी केवीएस के थ्रू से कहीं भी किसी ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है, तो आप उसको बहुत अच्छे तरीके से अटेंड करिए ट्रेनिंग। आप बहुत रेयरली कंडीशन में आप उसको अवॉइड करिए, कोई अगर मेडिकल कंडीशन आ गई या कोई इस तरह की चीज़ें, क्योंकि वो अभी आपका एक नेगेटिव पॉइंट होता है। जो भी कोर्सेज, जो भी ट्रेनिंग आपको बताई जाती है, वो सारी चीज़ें आपको करनी होंगी। अभी कल ही एक पार्टिसिपेंट 15 आवर ट्रेनिंग के बारे में बात कर रहा था, तो वो ट्रेनिंग आपका एनईपी का ही पार्ट है, वो ट्रेनिंग भी आपको करनी होती है। इसके बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट में आता है वर्क डन बाय द टीचर टू इंक्रीज द एनरोलमेंट एंड रिड्यूस ड्रॉप आउट्स। आप इस फील्ड में क्या काम कर रहे हैं कि अपने स्कूल की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं। लोग, आप जिस सिटी में आप काम कर रहे हैं वहाँ स्कूल की जो इमेज आप बनाएंगे, उस इमेज को बनाने में क्या वर्क कर रहे हैं। तो ये सारा वर्क सर आउट ऑफ द वे जा करके होता है। आपके जो बच्चे हैं उनको कुछ ऐसी एक्टिविटी दीजिए जो क्लासरूम के बाहर घर जाके वो परफॉर्म कर रहे हैं, तो वहाँ सोसाइटी में एक नया मैसेज जाता है कि इस स्कूल में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं। तो दैट कैन हेल्प द इंक्रीज द एनरोलमेंट और रिड्यूस द ड्रॉप आउट। बच्चे स्कूल कम से कम छोड़े, इस पर भी आप काम कर सकते हैं। और इसके बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें, whether the teacher is enrolled for any course under the स्वयं or any mock platform। आपको कोई भी कभी भी मौका मिले तो इस तरह के कोर्सेज को ऑनलाइन अटेंड करिए, ज्वाइन करिए, इस पर भी पॉइंट्स आपको मिलते हैं। तो ये तमाम गवर्नमेंट की जो वेबसाइट्स है, गवर्नमेंट के जो केवीएस में रिलेटेड, इससे सर्कुलर भी आते रहते हैं कि कोई भी इस तरह का कोर्स करना चाहता है तो इसमें इनरोल्ड हो सकता है। तो इस तरह के कोर्सेज में भी अपने आप को इम्प्रूव करते रहिए। फिर इसमें सर दिया है एक कि क्वेश्चन सर, एक क्वेश्चन पूछना था सर। सर जैसे हम केवी और इग्नू से सर अगर हम कुछ भी हायर एजुकेशन करते हैं तो वो सीपीडी में कंसीडर किया जा सकता है यार? नहीं सर, क्योंकि इग्नू के कोर्सेज अलग हैं। अगर उसको केवीएस रेकमेंड करता है कि ये सीपीटी की ट्रेनिंग मानी जाती है तो वो है मतलब। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इग्नू के आपके लिए, अगर जैसे मान लीजिए आप बीटेक हैं, एमटेक कर रहे हैं या कोई और कोर्स कर रहे हैं, तो वो ट्रेनिंग में नहीं आता है। ट्रेनिंग इज अ ट्रेनिंग, कोर्स इज कोर्स। इसमें ध्यान अंतर देखना है, समझना है आपको। इसके बाद फिर ओके। एनसीईआरटी या सीईआरटी, जो हमारी दो मेन जो संस्था है इंडिया की, जो कह सकते हैं कि एजुकेशन सिस्टम को या उसके लिए कंटेंट डिज़ाइन करती है, तो उसके लिए कोई कंट्रीब्यूशन आप करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे अभी तमाम हमारा एनईपी पे तमाम काम हो रहा है, या आपके वोकेशनल एजुकेशन पे काम हो रहा है, तो कोई अगर आपको आइडिया ऐसा आ रहा है कि हम इससे रिलेटेड कंटेंट बनाएं या कोई कोर्स हम ऐसा डिज़ाइन करें जो इस 10 डेज बैगलेस या इस तरह के प्रोग्राम में आता है, तो वो आप कर सकते हैं। आप ये, तो ये एनसीईआरटी को आप डायरेक्ट लिख सकते हैं थ्रू प्रिंसिपल, और अगर वो वहाँ से सेलेक्ट होता है तो आपकी एक अचीवमेंट होगी। इसके बाद में फिर आता है इसमें परफॉर्मेंस अगेंस्ट क्राइटेरिया। ऊपर जितनी बातें हमने की थी वो आपकी क्राइटेरिया थी, अब आपका परफॉर्मेंस क्या है इसके बारे में बात करेंगे। तो यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, इनोवेटिव पेडागोजी एंड जॉयफुल लर्निंग, इस पर आप क्या काम कर सकते हैं। आपको भी बहुत ज़्यादा स्कोप है। आपका सब्जेक्ट ऐसा है सर कि आप इसमें हर तरह का वर्क आप कर सकते हैं, मतलब टेक्नोलॉजी को लेकर के, और अपने टीचिंग में क्या इनोवेशन आप कर सकते हैं, बच्चों की जॉयफुल लर्निंग कैसे बना सकते हैं। तो ये सारा इस कैटेगरी में कवर होता है। फिर इसमें आता है जॉयफुल लर्निंग टेक्निक्स, क्रिएटिव मेथड्स एंड लाइक टेलिंग स्टोरी, आर्ट्स, गेम्स, स्पोर्ट्स, एग्जाम्पल एक्सेट्रा अंडर द टीचर टू ग्रेटर इम्पैक्ट टू हिज हर टीचिंग ऑन द स्टूडेंट्स। इस कैटेगरी में भी अगर आप कोई वर्क कर रहे हैं तो इस पर आप अपना वर्क आप यहाँ शो कर सकते हैं। Development and use of appropriate pedagogical approaches in a day-to-day teaching activity, including developing the FLN, और जो इस तरह की चीज़ें हैं उसमें जितने भी जैसे न्यूमेरिकल स्किल्स है या और कोई तरह की छोटी छोटी स्किल्स हैं, उस पर भी आप, जैसे हम, आप बहुत सारे टीचर कहते हैं कि हमको सर प्राइमरी में क्लास दी जाती है पढ़ाने के लिए। आप प्राइमरी में अगर बच्चों के पास जा रहे हैं, बहुत अच्छा मौका आपके पास है। आप उनको लेटर्स, छोटा बच्चा है उसको बहुत सारी चीज़ें नहीं क्लियर होती हैं, आप उनको अपने हिसाब से चीज़ों को पढ़ना, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को समझना या राइटिंग को इम्प्रूव करना, इस तरह की चीज़ें आप उसमें एक्टिविटी करा सकते हैं। तो ये मतलब एक इसका एक पार्ट है। फिर है इसमें एक्टिव in involvement to the process of improving teaching process in a classroom, creates a environment conducting the learning using a environment activity for the student related topic real life situation। मतलब आपकी जो मतलब जो आप चीजें बच्चों को बता रहे हैं उसका रियल लाइफ में क्या यूज है, उससे रिलेटेड टॉपिक, या उसको इनकरेज कैसे कर रहे हैं, उस पर डिस्कशन, इस चीज़ों पर अगर आप काम कर रहे हैं तो इससे रिलेटेड कंटेंट अपने आप इकट्ठा कर सकते हैं जो आपको यहाँ पर मदद करेगा। इसके बाद लर्निंग मटेरियल
एंड मेंटरशिप, मतलब जो भी जैसे आपने अगर कोई भी कंटेंट आपने अपना डेवलप किया है बच्चों को पढ़ाने में हेल्प करने में, तो वो लर्निंग मटेरियल की कैटेगरी में आता है, या किसी बच्चे को कोई स्पेशल गाइडेंस आप दे रहे हैं, मेंटरशिप में आता है वो चीज़ें। तो इस तरह से है सक्सेसफुल टीचर डिमॉन्स्ट्रेट एंड शेयर द पार्टिसिपेंट इन कोलैबोरेटिव एफर्ट, ये अलग एक कैटेगरी इसकी है। तो ये जितनी भी कैटेगरी आपको दिख रही है, सारी कैटेगरीज जो है वो आउट ऑफ द बॉक्स जा करके हो रही है, आउट ऑफ द क्लासरूम सारी हो रही है। और कैपेसिटी बिल्डिंग, एक्टिंग एज ए मेंटर्स फॉर द अदर टीचर्स, आप अपने साथ अपने अदर टीचर जो आपके फ्रेंड्स हैं उनके लिए क्या आप काम कर पा रहे हैं, है ना। जैसे इसमें बहुत सारी, जैसे साइबर सिक्योरिटी पर हम लोग को बहुत सारी चीज़ें जानकारी होती हैं। आप अपने स्कूल में किसी जैसे या तो मॉर्निंग असेंबली में टेक्निकल टिप्स के नाम पे चला सकते हैं, या कभी सब्जेक्ट कमेटी की मीटिंग हो, या मंथ एंड में जो मीटिंग होती है उसमें आप 10 मिनट 15 मिनट का प्रोग्राम करके टिप्स आप दे सकते हैं, उसके वीडियोस फोटोग्राफ बना कर कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें मतलब आपके टीचर को भी हेल्प करती है, और आपके अपने बायोडाटा, अपने जो आपके जो वर्क है उसमें इम्प्रूव करती है सारी चीज़ें। तो एक मेरा ये पर्पज ये था, आपके पर्सनल डेवलपमेंट में क्या क्या चीज़ें आप और ऐड ऑन कर सकते हैं उसके बारे में मैं आपको ये बताना चाह रहा था। और बाकी इसमें अगर किसी को कोई और भी चीज़ें पूछनी है तो वो पूछ सकते हैं। एक्सक्यूज मी सर। सर, सर, अगर कोई नॉन फिक्शन बुक अगर जैसे लिखते हैं और उसमें पब्लिकेशन भी इन्वॉल्व होती है, तो जी भी उसका अलग से पेटेंट और या पूरी प्रोसेस करनी पड़ती है? सर, मैं आपको बता दूं, अगर आप कोई भी ऐसी बुक भी, आप कोई भी चीज़ पब्लिश कर रहे हैं, तो सबसे पहला स्टेप है कि आपको केवीएस से उसकी परमिशन लेनी होती है। और मतलब जो रीजनल ओके। ऑफिस है वो कॉम्पिटेंट है, डिप्टी कमिश्नर आपके, उसकी परमिशन को देने के लिए। उसका जो प्रोसेस होगा आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा अलग से। और अगर आप वो चीज़ पब्लिश कर रहे हैं और मार्केट में वो बुक्स अगर आ रही है, तो वो आपकी अचीवमेंट है, आपके लिए, मतलब वो एक कह सकते हैं ये मतलब आपका अपना एक कह सकते हैं आपकी अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। उससे आपको बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, वो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं सर आप। ओके सर। यस, एनीवन? सर जो जनरल पेपर होते हैं कॉन्फ्रेंस के और जनरल के, अगर उनमें अपना आर्टिकल हम देना चाहें तो उसके लिए परमिशन लेनी पड़ेगी? सर उसमें है कि एनसीईआरटी और इस तरह के जो जर्नल्स होते हैं उसमें आपको परमिशन नहीं लेना होता है हमारे। अगर आप अकाउंट कोड और एजुकेशन कोड आप पढ़ेंगे, उसमें सारी चीज़ें दी हुई है, किन चीज़ों के लिए परमिशन लेनी है, किन चीज़ों के लिए नहीं लेनी है। देखिए, जहाँ पर मॉनिटरी बेनिफिट होता है वहाँ पर परमिशन लेनी होती है। अगर आप किसी अच्छा जर्नल में अच्छा। कोई चीज़ पब्लिश कर रहे हैं, वहाँ पर कोई आपको मॉनिटरी बेनिफिट नहीं होने वाला है, तो वहाँ पर आप दे सकते हैं आर्टिकल को। लेकिन ठीक अच्छा ठीक। ये होगा कि आप कोई भी चीज़ अगर कर रहे हैं तो उसको जरूर अपने केवीएस को आप इन्फॉर्म करिए। अच्छा ठीक। और कोई डाउट किसी को सर? प्रोसेस क्या है अगर आर्टिकल देना है? प्रोसेस क्या है मैम आर्टिकल देने के लिए? हाँ जी सर। प्लीज मैम एक बार फिर से बताइएगा। सर प्रोसेस मतलब क्या प्रोसेस है अगर हमें एक आर्टिकल देना है उसमें जनरल जैसे आप, एनसीईआरटी अगर में? हम लोग इंजीनियरिंग में थे, टेक्निकल एजुकेशन में थे, तो आपसे कहा जाता था एक पेपर अपना पब्लिश करिए आप। तो जिस भी जर्नल में वो पेपर देना होता है, वहाँ अपने पेपर के साथ एक एप्लीकेशन वहाँ भेजनी होगी आपको। अगर वो पेपर सेलेक्ट करते हैं तो पब्लिश करते हैं। जैसे अपने स्कूल में ये होता है, आप मैगजीन प्रिंट करते हैं, तो मैगजीन हाँ, छपने से पहले सारे बच्चों को इन्फॉर्म किया जाता है कि ये मैगजीन आने वाली है, इसके लिए आप आर्टिकल दे सकते हैं। इसी तरह से जर्नल जब कोई भी पब्लिश होता है, तो उसके लिए आप आर्टिकल के लिए आप उसमें एप्लीकेशन दे सकते हैं। आपने देखा होगा कि अभी केवीएस की भी एक मैगजीन आती है, उसमें भी लोग आर्टिकल देते हैं, तो वो भी एक आपका अचीवमेंट होगा। तो मतलब जिस भी पेपर में पब्लिश कराना है, उससे रिलेटेड जो भी अधिकारी या जो पर्सन्स हैं, उनको आप अपनी चीज़ें आप देंगे, चाहे वो टेलीफोनी हो, चाहे मेल पे हो, चाहे कैसे भी इन्फॉर्म करके, और वो उसको फिर पब्लिश करते हैं। ओके सर। ठीक है, और एनीवन?
सर जी सर। सर जैसे मैं कभी कभी प्रोजेक्ट्स वगैरह जैसे इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट्स बनाने में थोड़ा इंटरेस्ट रखता हूँ सर। जी तो जैसे मैं अपने लेवल पे कुछ, जैसे कभी आप कहते हैं ना बच्चों से करवाना, कभी मैं खुद अपने लेवल पे कुछ बना के कुछ इनोवेशन करके आगे जैसे कुछ उससे करना चाहो, तो ऐसे उसमें कोई दिक्कत आती है कि सर आगे, मतलब जैसे केवी परमिशन दे ऐसा कुछ? नहीं, इसमें तो कोई आप जो भी चीजें करेंगे किसी प्लेटफॉर्म पर रख के आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आपने कोई चीज बनाई भी है तो उस लेवल के स्टूडेंट के साथ आप काम कर सकते हैं, वो अच्छा रहेगा आपके लिए, वो आपका ही वर्क माना जाएगा। भाई अगर आपने पर्सनल कोई डिज़ाइन की तो उसका सारा प्रोसेस मैंने आपको बताया कि वो सर्किट के लिए पेटिंग के लिए आप जा सकते हैं, वो तो अलग प्रोसेस हो गया। लेकिन अगर मान लीजिए इसी को आप किसी बच्चे के साथ मिल करके उसको रिप्रेजेंट करिए तो ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए, क्योंकि वहाँ पर आपने मतलब विद्यालय को भी कुछ दिया, बच्चे को भी कुछ दिया। भाई अगर मान लीजिए बहुत छोटा बच्चा नहीं, आप 11th-12th भी आपके पास होती है, उन बच्चों के साथ आप प्रोजेक्ट कर सकते हैं, बहुत सारे बच्चे करते हैं प्रोजेक्ट, तो उनमें भी अपना आइडिया आप दे सकते हैं। ठीक है सर। ओके। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। हाँ यस मैम, कोई पूछ रहे हैं? तो अभी हमारा जो आज का जो ये सेशन था ये कंप्लीट होता है। एक सेशन हम लोगों ने आपके लिए रखा है, ये डाउट क्लियरिंग सेशन आपका है। ये मतलब अब हम लोग अपने जॉब से रिलेटेड जो भी अगर आपको कोई डाउट्स है, सर का सजेशन था, बहुत बढ़िया सजेशन था कि आप अपने नौकरी में जॉब करते समय या अपने काम करते समय कोई भी प्रॉब्लम्स है, कोई भी आपका डाउट है तो वो आप पूछ सकते हैं। सर जैसा आप बताते हैं कि आप अलग अलग क्लास के लिए अपना अलग अलग एक करिकुलम डिसाइड कीजिए, जैसे आप इस क्लास को ये पढ़ाएंगे, सिक्स्थ को आप कुछ पढ़ाएंगे, जी तो सर वो करिकुलम किस तरह से हम डिजाइन थोड़ा कर सकते हैं? मैं थोड़ा कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि मुझे सिक्स्थ क्लास में किस लेवल तक पढ़ाना चाहिए और अगली क्लास में कितना पढ़ाना चाहिए, जी जैसे मैं कभी, सर, तो उसमें इसके लिए थोड़ा जो सा एक, मतलब बेसिक तो हमारा जो एनसीईआरटी ने जो करिकुलम हमको दिया है उसी पर हम लोग काम करते हैं। तो अभी तो खैर अब जब से वोकेशनल एजुकेशन आया तब से क्लास 6 के लिए तो ऑलरेडी केवीएस और एनसीईआरटी सब कुछ बना के दे रहा है, लेकिन उसके बाद भी इससे रिलेटेड ये चीज़ें बहुत से डाउट थे लोगों को। तो इसमें क्या हुआ था कि फिर केवीएस और जीट मिल करके सिलेबस भी डिज़ाइन किया था, और आप किसी भी कोर्स में जब आप जाएंगे या इन सर्विस कोर्स में आप जाएंगे तो वहाँ पर एक सिलेबस आपको बना करके दिया भी जाता है, और आपको वो एक्सपीरियंस टीचर ही बना करके देते हैं कि जो जिनकी 8 साल 10 साल सर्विस हो गई है या जो आपके क्लोज पर्सन है, तो वो सिलेबस खुद डिजाइन करते हैं। तो आप बच्चों का लेवल आप समझ रहे हैं कि वो किस लेवल पर उनको पढ़ाया जा सकता है। तो उसके लिए मैंने आपको सिलेबस दिया भी था पहले भी, अगर आपको उसमें कुछ ऐड ऑन या कुछ कट करना है तो आप कर सकते हैं, आप बिल्कुल फ्री हैं। लेकिन इसका जो रूल है कि आप जब सेशन के शुरुआत में अपना सिलेबस आप बना करके अपनी डायरी में मेंशन करके प्रिंसिपल से साइन करा लेंगे कि हम पूरे सेशन में ये कराने वाले हैं। तो ये है, क्योंकि केवीएस भी इसमें किसी टीचर को बात नहीं करता कि आपको यही पढ़ाना है। वो कहता है कि अपने हिसाब से, अपने एरिया के हिसाब से, अवेलेबिलिटी के हिसाब से, अवेलेबल रिसोर्सेज के हिसाब से आप अपने हिसाब से सिलेबस आप बना सकते हैं। लेकिन जो बेसिक जो होगा वो सीबीएसई और जो इस करिकुलम जारी किया उसके थ्रू ही आप करेंगे। हाँ, लेकिन क्लास 6 के लिए तो बुक है तो वही सिलेबस फॉलो कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और आपकी भी कोई क्वेरी हो कंडेमनेशन से संबंधित, स्टॉक एंट्री से संबंधित, या फिर जैसे आप क्लास में इंस्पेक्शन के लिए अपना टीचर्स डायरी प्लान करते हैं, लेसन प्लान प्रिपेयर करते हैं, क्लासरूम टीचिंग मेथोडोलॉजी से संबंधित, तो बिश्रा सर से आप अभी पूछ सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, कल आपका जो सेशन होंगे उसमें मैंने पहले तो एक सेशन रखा है मैंने कि एज ए वोकेशनल एजुकेशन में आपका क्या रोल होगा, जो वो क्या आपकी ड्यूटीज़ है, सारी चीज़ उसमें हम लोग कवर करेंगे। इसके बाद स्टॉक रजिस्टर, उसके बाद इन्वेंट्री मैनेजमेंट, परचेजिंग, और इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें सब हम थोड़ा थोड़ा करके डिस्कस करेंगे हम। तो वो चीज़ें कल भी डिस्कस होंगी। कल हम लोग
लास्ट में भी ये क्वेरी सेशन रखेंगे, अगर वहाँ कोई डाउट आपको रह जाता है तो उससे आप पूछ सकते हैं। उसके अलावा सर एक और सर सर एक और क्वेरी थी सर। जो 10th क्लासेस में और 12th में हम जाते हैं तो बच्चे लोगों को इंटरेस्ट रहता है कि सर आप हमारे जो सब्जेक्ट्स में प्रॉब्लम है वो डील कर दीजिए, तो सर हम वो कर सकते हैं डील? सर अगर देखिए, इसके लिए तो पहले ये है कि आप अगर कोई भी चीज़ करने जा रहे हैं अपने सब्जेक्ट से हट करके, तो इसको पहले अपने आप अधिकारी से ज़रूर डिस्कस कर लीजिए। कभी कभी सर ये मतलब प्रैक्टिकल सिचुएशन में आपको बता रहा हूँ कि मैंने अगर 11th में फिजिक्स या केमिस्ट्री पढ़ाना शुरू कर दिया, तो वो टीचर भी ऑब्जेक्शन करता है कि जो फिजिक्स के टीचर वहाँ पर हैं या केमिस्ट्री के टीचर हैं, क्योंकि देखिए सबकी सर अलग अलग मेथोडोलॉजी होती है। हमने फिजिक्स में कोई कॉन्सेप्ट बच्चे को दिया, हो सकता है किसी टीचर ने, फिजिक्स के टीचर ने उस कॉन्सेप्ट को अलग तरीके से बच्चे को समझाया है। तो आप अगर वहाँ पर वो चीज़ बता रहे हैं, भले आपकी चीज़ वो अच्छी, लेकिन वहाँ पर बच्चों में कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। तो या तो उस टीचर से आप डिस्कस कर लीजिए, जो टीचर, जैसे किसी बच्चे को अगर साइंस में प्रॉब्लम आ रही है, तो पहले आप साइंस टीचर से डिस्कस कर लीजिए कि सर बच्चे मतलब इस तरह से बातें कर रहे थे, ये चीज़ें वो जानना चाह रहे थे। ये बच्चों से हट करके बात मैं कर रहा हूँ। और अगर साइंस टीचर आपको कहते हैं कि नहीं सर आप इस टॉपिक को अगर करा दीजिए तो अच्छा है, तो आप करा सकते हैं सर, बिल्कुल कराइए। लेकिन इस चीज़ को अपनी डायरी में भी आप मेंशन करिए उस लेसन को, क्योंकि फिर आप अपना टॉपिक तो छोड़ करके दूसरा पढ़ा रहे हैं आप। तो कल को जब इंस्पेक्शन टीम या कोई भी चीज़ आएगी तो आपको वो चीज़ें दिखानी पड़ेंगी। और जो चीज़ आप कराइए वो बच्चों को अपनी कॉपी में लिखवाइए, डब्ल्यू की कॉपी में लिखवाइए आप। कहने का मतलब बच्चों को कुछ भी पढ़ाइए तो इस तरह से आप उसको काम कर सकते हैं आप। मतलब अपने हिसाब से किसी भी, जैसे मैथ का कोई कॉन्सेप्ट है, अगर मैथ टीचर ने कोई बताया है और आपने किसी अलग तरीके से बता दिया उसको, तो बच्चा वहाँ कंफ्यूज ना हो। कभी कभी क्या होता है, इंटरनल एग्जाम में बच्चा आंसर लिख रहा है आपके मेथड से, और मैथ टीचर को ही कॉपी चेक करनी, वो उसने नंबर उसके नंबर काट दिए, तो देन फिर रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? बच्चे की तो गलती नहीं है। लेकिन आप ऐसी कोई चीज़ अगर करते हैं तो सब्जेक्ट टीचर से डिस्कस करिए, और एक बार ये अपने अधिकारी के नॉलेज में डालिए बात को, तभी आप इस पर काम करिए, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा, स्किप होगा आपको। सर सर एक डाउट था। अभी जो 6, 7, 8 में प्री वोकेशनल के सब्जेक्ट जो इंट्रोड्यूस किए गए हैं, तो सर 6th में तो हमारे पास एडिशनल पीरियड दिए गए हैं 2 वीक में, लेकिन 7th और 8th में अभी 2 ही पीरियड हैं। तो उसमें सर हम डब्ल्यूई पे फोकस करें या जो वोकेशनल एजुकेशन का सब्जेक्ट हमें दिया गया है उसको पढ़ाएं? अभी इसमें बता दूं मैं आपको, अभी जो कंटेंट, जो भी चीज़ें, अब जो भी सर्कुलर घूम रहा है, वो सिर्फ क्लास 6 के लिए आ रहा है। आपने देखा होगा 7th 8th के लिए भी कुछ भी नहीं आया है। तो अगर आप देखेंगे शुरू से, तो स्टार्टिंग में क्या हुआ था, जब हमारा अप्रैल में सेशन शुरू हुआ था, तो 6 क्लास के साथ बड़ी एक असमंजस स्थिति थी कि कोई भी कंटेंट उनका नहीं अवेलेबल था, क्योंकि एनसीईआरटी में हम लोग मिले भी थे इसके लिए, तो उन्होंने बताया था कि सर अभी जो एनसीईआरटी की जो बुक्स है उसको पब्लिकेशन में टाइम लग रहा है। तो इन्होंने एक ब्रिज मंथ प्रोग्राम सर्कुलेट किया था हर सब्जेक्ट का। आप देखे होंगे हिंदी, इंग्लिश, मैथ सभी का आया था, आर्ट एजुकेशन का, डब्ल्यूई का, डब्ल्यूई में वोकेशनल एजुकेशन उन्होंने दिया था। तो उन्होंने ब्रिज मंथ प्रोग्राम में ऐसी एक्टिविटी रखी थी कि उसके लिए क्लासेस की ज़रूरत थी उनको, तो उन्होंने 4 पर वीक 4 पीरियड की बात उन्होंने की थी। तो जब 7th का आएगा तो 7th के लिए भी उस तरह के मॉड्यूल आएंगे। तो फिलहाल अभी जो वर्क एजुकेशन में जो ट्रेडिशनल चल रहा है वो आप कर सकते हैं। उसके अलावा प्री वोकेशनल में बहुत तरह की एक्टिविटी जो हमको करनी है, जैसे अभी 10 बैकलेस डेज प्रोग्राम आपको करना है, वो कराना होगा आपको। तो उसके बारे में कल हम लोग बात करेंगे डिटेल में कैसे करेंगे हम। तो फिलहाल अभी क्लास 6 के लिए जो भी चीज़ें आ रही हैं उसको आप धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करिए। और अगर आपको लगता है कि आज मैंने ये करा दिया वोकेशनल, मेरे पास कुछ ऐसा कंटेंट नहीं है, तो आपका जो पुराना डब्ल्यूई का सिलेबस है वो आप कंटिन्यू कर सकते हैं आप उसमें। और जिसमें नए टाइम टेबल में आपने देखा होगा कि आपको सैटरडे को ब्लॉक पीरियड दिए गए होंगे, या किसी भी दिन 2-2 पीरियड कंबाइन करके दिए गए होंगे। तो उन दोनों पीरियड को आप यूटिलाइज करिए, क्लासरूम तक सीमित मत रखिए सर। आप क्लासरूम के बाहर निकलिए, स्कूल कैंपस में ही आप चाहे गार्डनिंग से रिलेटेड टॉपिक है या कोई और एक्टिविटी आप कराना चाहते हैं उससे रिलेटेड करवाइए। जैसे रजनीश सर ने आज पूरे टूल्स के बारे में बताया आपको, तो आप टूल्स का जो प्रेजेंटेशन है वो किसी एक ऐसे एरिया में करिए जहाँ पर खुला हो, या वहाँ पर जहाँ पर जैसे क्लासरूम में तो बिल्कुल ट्रेडिशनल मोनोटोनस चीज़ हो जाती है कि एक ब्लैक बोर्ड है, बच्चे बैठे हैं, आप करा रहे हैं। लेकिन उसी को किसी लैब में या किसी हॉल में या किसी ऐसे एरिया में जहाँ आपके पास अवेलेबल अगर जगह है,
या स्टेज पर जहाँ पर अगर बैठने लायक जगह आपके पास है तो वो एक्टिविटी वहाँ करवाइए आप। आपके पास 2 पीरियड पूरा है, आप करा सकते हैं आप। उसको मैं बताऊंगा आपको कि कैसे 10 बैगलेस डेज को भी आप उसी पीरियड में रन करा सकते हैं आप धीरे धीरे। तो ये सारी चीज़ें वहाँ कर सकते हैं सर आप। सर वोकेशनल एजुकेशन है, उसके आने के बाद क्या ये डब्ल्यूई सब्जेक्ट है वो हट जाएगा या दोनों एक ही चीज है? तो दोनों रहेगा। मैंने इसका पूरा जो दिया है लिटरेचर मैंने पढ़ा भी है। वोकेशनल एजुकेशन जो है सर वो ये लोग इसको मेन स्ट्रीम में ला रहे हैं। मतलब जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस सब्जेक्ट हमारे चलेंगे, उस हिसाब से इसको भी एडिशनल सब्जेक्ट में ऐड किया जा रहा है। और उसके अलावा को करिकुलर में वर्क एक्सपीरियंस भी चला रहे हैं, उसमें भी ये चलाएंगे आर्ट और फिजिकल एजुकेशन और ये। तो ये सारी चीज़ें अभी रहेंगी सर। ये तो सर इसके एग्जाम भी होंगे, मार्क्स भी होंगे वोकेशनल एजुकेशन के? डब्ल्यूई में तो केवल ग्रेडिंग है, डब्ल्यूई में कोई एग्जाम नहीं है, लेकिन वोकेशनल एजुकेशन में एग्जाम होंगे। अभी जो सीबीएसई का एक सर्कुलर आया है 9th 10th 11th 12th के लिए, उसमें उन्होंने एडिशनल सब्जेक्ट को बच्चों को लेने की बात कही गई है। जैसे बच्चे 5 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, छठा उन्होंने जैसे एआई ऐड किया, उसी तरह से वोकेशनल और ये सारी चीज़ें भी ऐड कर रहे हैं। तो उसके एग्ज़ाम होंगे। वो एग्ज़ाम कैसे होंगे अभी आगे पूरी प्लानिंग इसकी आएगी। उसमें सीबीएसई की साइट पर जाकर उसको रजिस्टर्ड करना है आपको। सीबीएसई ने हर स्कूल के जो आपका जो एक यूडाइस कोड होता है, उस कोड पर उस कोर्स को रजिस्टर्ड करेंगे आप, और फिर वो कोर्स आप रन कराएंगे। उससे बहुत सारे अभी उसमें चीज़ें हैं। आप कोच कैसे अरेंज करेंगे, टीचर कहाँ से उसमें अरेंज करेंगे, या आप ही पढ़ाएंगे, तो उसमें बहुत सारी बातें अभी हैं। अभी ये सब इम्प्लीमेंटेशन स्टेज पर है, सारी चीज़ें इसमें आएंगी धीरे धीरे सर। कल हम लोग इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में सर। और कोई क्वेरी सर किसी की? मतलब सर इस बार तो जो है वो वोकेशनल एजुकेशन की कोई एग्जाम तो नहीं होगी इस साल? सर वोकेशनल एजुकेशन का जो भी एग्जाम होगा वो 9th ऑनवर्ड होगा। अभी 6th 7th 8th के लिए कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं है कि उसमें एग्जाम कराना है। केवल उसमें जो एनईपी 2020 में जो बताया गया है कि उनको सारे प्रोफेशंस से इंट्रोड्यूस करवाना है, एक्सपोज करना है कि जितने भी तरह के प्रोफेशंस हैं उनके बारे में उनको बताना है। अभी फिलहाल इसमें एग्जाम का या इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है सर। हाँ, ये है कि 10 बैगलेस डेज प्रोग्राम अगर आप कराते हैं तो उसमें है कि आप उसमें सर्टिफिकेट भी उनको बांट सकते हैं। जैसे स्कूल लेवल पर बहुत सारी एक्टिविटी होती है, सीसी एक्टिविटी होती है, तो उनको सर्टिफिकेट दिए जाते हैं। तो अगर आप 10 बैगलेस डेज प्रोग्राम आप रन करा रहे हैं, तो अगर आप बच्चों को आप 10 दिन के बाद या उस कोर्स को पूरा होने के बाद अगर उनको एक सर्टिफिकेट विद्यालय लेवल बना के देते हैं तो उनका एक अचीवमेंट होगा, अच्छा वर्क होगा। तो इस तरह का इवेल्युएशन अभी है फिलहाल, लेकिन प्री वोकेशनल में अभी कोई रिटन एग्जाम का कोई इस तरह का बात नहीं है सर। योगेश जी मतलब सर हाँ बताइए। अभी हम ये माने कि 6th क्लास के अंदर से टोटली जो है वो डब्ल्यूई निकल चुका है? नहीं, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? डब्ल्यू निकल चुका है, मैंने कहा ना सर आपसे अभी। जैसे अभी ब्रिज मंथ प्रोग्राम अभी आया था। ब्रिज मंथ प्रोग्राम में हमको 1 महीने की एक्टिविटी दिया था सीबीएसई एनसीईआरटी ने कि पूरे अप्रैल महीने में ये आपको कराना है। अब अप्रैल महीने होने के बाद फिर अब जब मई शुरू हुआ या जून शुरू हुआ जब आपका, तो उसमें फिर क्या कराएंगे? अब वो तो एक्टिविटी कंप्लीट हो गई, फिर तो अपने डब्ल्यूई पर आपको आना है, वो चीज़ें करानी ही करानी है आपको। और मैंने बताया कि वोकेशनल एजुकेशन अलग तरीके से ट्रीट किया जा रहा है और डब्ल्यूई एज ए को करिकुलर एक्टिविटी चल रहा है। और एनीवन? लेकिन सर हमारे ऑलरेडी अपने उन्होंने तो जो है वो डब्ल्यूई की जगह वोकेशनल एजुकेशन लिखा हुआ है। अच्छा, डब्ल्यू की जगह वोकेशनल लिखा हुआ है। हाँ, तो इसलिए वो जो है वो कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। अभी सर इसमें कंफ्यूज मत होइए आप। कल हम लोग जब सेशन करेंगे उसके बाद अगर कंफ्यूजन हो तो उस पर बात करेंगे थोड़ी डिटेल। सर एक्चुअली जो मेरा क्वेश्चन था आपसे, इवन 7th और 8th में भी जो सर हमारे स्कूल ने चूज किया है फाइनेंशियल लिटरेसी, तो उसमें 3 मॉड्यूल हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो प्रिंसिपल सर ने कहा है फर्स्ट मॉड्यूल आप 6th में पढ़ाइए, सेकंड 7th में एंड थर्ड 8th में। तो चूंकि लेक्चर 2 ही है, तभी मैं कंफ्यूज हो रहा था कि वो 2 लेक्चर में सर हम फिर वो डब्ल्यू पढ़ाएंगे या वो बी का सिलेबस है वो पढ़ाएंगे। सर जैसे फाइनेंशियल मॉड्यूल में बताया, तो मैंने बताया कि जो एनसीईआरटी का जो करिकुलम है सर, उसमें
कोई जरूरी नहीं कि आप इलेक्ट्रिसिटी ही बच्चों को पढ़ाइए, अगर वो वोकेशनल एजुकेशन में वो चीजें कवर हो रही तो उसको कराइए, आप क्या दिक्कत है उसमें? आप सर वो तो बेटर है सर, क्योंकि उसका एक सिलेबस भी है और बेटर है काफी। आपने मेरी बुक आपने देखी है? किसी ने भी क्लास 7 या क्लास 8 की बुक आपने देखी है उसमें? हाँ सर, देखा है। तो आप देखिए सर, उसमें देखेंगे आप लास्ट में मैंने उसमें हर ईयर में क्लास 7 में और क्लास 8 में मैंने 2-2, 3-3, 4-4 टॉपिक वोकेशनल एजुकेशन के भी डाले, और वहाँ प्रॉपर कंटेंट कैसे उसको कराना है वो सारी चीज़ उसमें दी हुई है सर। तो भाई मैं कह रहा हूँ कि अगर आपके पास में पढ़ाने के लिए 100 टॉपिक्स है और आप इलेक्ट्रिकल के 10 टॉपिक ही मत कराइए, आप उसको अलग लेके जाइए। ये मन से निकालिए सर कि वो वोकेशनल एजुकेशन आ गया तो डब्ल्यूई खत्म हो रहा है। सर ये समय की मांग है, डिमांड है। मैंने आपको हिस्ट्री पढ़ाई थी डब्ल्यूई की, तो शुरू में क्राफ्ट एजुकेशन के नाम से था, फिर ये एसयूपीडब्ल्यू के नाम से आया, फिर वर्क एक्सपीरियंस बना, फिर वर्क एजुकेशन बना, फिर एक वर्क एक्सपीरियंस बना। तो इसी तरह से ये आगे चल करके वोकेशनल एजुकेशन के नाम से ये ट्रांसफर हो रहा है सर। क्या आपको लगता है दोनों अलग चीज दिख रही है आपको? नो सर, इवन बेटर फॉर्म में। बस यही मैं कह रहा हूँ कि बेटर फॉर्म है, और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए केवल आप ही एक वहाँ पर्सन हो जो इसको आप इम्प्लीमेंट कराओगे अब स्कूल में। तो अब ये मान के चलो कि अब नई जनरेशन में अगर हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं तो वर्क एजुकेशन के हम लोग वोकेशनल एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये चीज़ें हट जाएंगी या ख़त्म होंगी, क्योंकि गवर्नमेंट पॉलिसी टाइम टू टाइम चेंज करती है। अभी इनका जो 2020 के बाद जो चेंजेस आ रहे हैं वो सारे आ रहे हैं धीरे धीरे। अभी क्लास 6 में आया है, 7 में भी आएगा, 8 में भी आएगा, और जो कंटेंट मटेरियल आ रहे हैं वो भी आप देखते रहिए। आप कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं कि यही चीज़ें करानी। उन्होंने एक आइडिया दे दिया कि आप जैसे अभी जो 6 की बुक आई है उसको देखिए आप, उसमें गार्डनिंग के बारे में ज़्यादा उन्होंने कवर किया, उसके औजार और फूड खाना बनाने के बारे में बताया उन्होंने कि विदाउट फायर कैसे आप खाना बना सकते हो, वो सारी चीज़ें कवर की है इन्होंने। तो वो भी इसी का पार्ट है सर, वर्क एजुकेशन का ही पार्ट है, बस उसके तरीके अलग है, प्रेजेंट करने के तरीके अलग हैं। हेलो, ये सर बताइए नौशाद जी। सर जैसे 4 पीरियड दे रखे हैं इसमें हमें कक्षा 6 में, तो मैं ना 2 पीरियड में तो वोकेशनल एक्टिविटी जो प्रोफेशनल से जुड़ी हुई है जो आपके ने बताई थी वे करवाता हूँ, और बच्चों ने 4-5 चौथी एक्टिविटी 5वीं एक्टिविटी चल रही है, कोलाज उन्होंने बना लिया है, रिडल गेम मैंने उन्हें करवा दिया था, और अब उन्होंने जो है ना वो सर्वे इंस्ट्रूमेंट वाली एक्टिविटी मैं करवा रहा हूँ, मतलब उन्हें दे रखा है, वो करके बच्चे जमा करेंगे। अभी PT1 चल रहे थे तो उसके बाद जी। और जो 2 पीरियड है उसमें मैं अपना WET जैसे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, इलेक्ट्रिकल एसेसरीज है, तो मैं 2 पीरियड जो मुझे एक्स्ट्रा दिए गए उसमें वोकेशनल, और जो 2 पीरियड मेरे पहले से थे उसमें मैं WE, तो मैं ऐसे चल रहा हूँ, तो क्या ठीक है वो? ठीक है सर। आप देखिए सर, आपकी समय की डिमांड है। अगर आपको लग रहा है कि हमको वोकेशनल एक्टिविटी में चारों पीरियड इंगेज करने, चारों करिए आप। भाई कोई भी एक्टिविटी आप प्लान किए, वो तो ठीक है, लेकिन उसमें एक्टिविटी में समय लगता है ना। मान लीजिए कोई भी चीज कलेक्ट करनी है, या मान लीजिए तो उसमें टाइम ज्यादा लग जा रहा है, तो फिर बीच में हम अपना WE ले लेते हैं। अब उसमें खाली तो बैठ नहीं सकते कि भाई जब तक ये एक्टिविटी पूरी होगी तो बस खाली बैठे रहो। बिल्कुल मैं ये कह रहा हूँ, आप मेरी बात को समझिए, मैं भी यही बात कह रहा हूँ आपसे कि जैसे मान लीजिए वोकेशनल में कोई भी एक्टिविटी आपने प्लान की, अभी फॉर एग्जांपल कौन सी एक्टिविटी कराया अभी वोकेशनल में, बताइए। अभी मैंने जो है सर्वे इंस्ट्रूमेंट क्वेश्चनेयर वाला जो है वो दे रखा है बच्चों को, जो अपने आसपास के घरों का जो है 10 लोगों का जो है वो सर्वे करेंगे, और उसके क्वेश्चन आंसर उसका आंसर लिख के लेके आएंगे 10 व्यक्तियों का। इस तरह से मैंने पूरा फॉर्म बनवा दिया था। एक जो शीट है, एक पेज है, 4 पेज, उस पर क्वेश्चन लिख दिए थे दोनों तरफ साइड, और उसमें आंसर की जगह छोड़ दी थी कि इसकी जेरॉक्स करा के 10 फॉर्म बना लेंगे और 10 व्यक्तियों का आप जो है इस तरीके से सर्वे कर लेंगे। ठीक है, हम समझ गए। आपने बताया कि प्रोफेशनल्स का सर्वे कराने का आपने एक एक्टिविटी डिजाइन की। अब उस एक्टिविटी में आपने क्वेश्चनर बनाया, बच्चों को क्वेश्चनर दे दिया। अब उस क्वेश्चनर को करने में बच्चों को 1 हफ्ते 2 हफ्ते का समय लगेगा जी। तो उस बीच फिर बच्चा तो खाली नहीं रहेगा स्कूल में जी। तो उस बीच आप अपना WE का एक्टिविटी कराइए उनको अपना। जी वो ऐसे ही करता हूँ जी। वही मैं कह रहा हूँ
या कोई भी एक्टिविटी आप वोकेशनल की डिज़ाइन किएगा, जैसे आज रजनीश सर ने टूल्स पढ़ाया आपको, आप अगर एक एक्टिविटी वोकेशनल की डिज़ाइन करिए कि मैं सारे बच्चों को टूल्स ही कराऊंगा पहले, कि बच्चों को टूल से इंट्रोड्यूस कराओ, दैट इज़ द वन वोकेशनल एक्टिविटी। अब आप टूल कराना शुरू किए तो आपको 2 डब्ल्यूई का पीरियड आपने बांट रखा है 2 वोकेशनल का, तो वो मना थोड़ी कर रहा है कि कोई आप वो डब्ल्यूई के पीरियड में वोकेशनल मत कराइए या वोकेशनल में डब्ल्यूई मत कराइए। नहीं, आपकी डिमांड वो है तो कि अपने हिसाब से भाई मुझे टूल्स को इंट्रोड्यूस कराना है बच्चों को, तो आप टूल के बारे में बच्चों को बताना शुरू करिए। आप मान लीजिए आपको लग रहा है कि आपको 4 पीरियड या 5 पीरियड में टूल सबका कंप्लीट हो जाएगा, तो आप जो पूरे वीक के 4 पीरियड है उसमें कंटिन्यूअस टूल शुरू करिए आप। अभी मैं कंपोनेंट पढ़ा रहा था उनको, ट्रांजिस्टर, डायोड, फिर मैंने फिजिकल कंपोनेंट बच्चों को दिखाए हाथ में ले करके, ताकि वो उसे पहचान कर लें उसकी, और कैपेसिटर वगैरह जो कंपोनेंट वाली एक्टिविटी है उसमें पढ़ाया भी, साथ के साथ उन्हें फिजिकल कंक्रीट ऑब्जेक्ट जो है दिखाया, हाथ में दिया उन्हें सबको कैसे कैसे क्या करना है, तो वो भी करा रहा हूँ। और वोकेशनल का भी लेके चल रहे हैं। जी बिल्कुल, तो कहने का मतलब है कि आप ये मन से निकाल दीजिए कि डब्ल्यूई खत्म हो गया और वोकेशनल आ गया, दोनों सर एक ही चीज है, बस समय की मांग है कि अब डब्ल्यूई को बदल करके वोकेशनल में लाया जाए, उसका बच्चों को कुछ मीनिंगफुल वर्क दिया जाए। तो ये कहने का मतलब कि वो उस चीज को इम्प्लीमेंट करने की बात चल रही है। ठीक है सर, और एनीवन सर, कोई और क्वेरी? सर हमारे स्कूल में तो ऐसा अभी कुछ वोकेशनल के लिए बोला नहीं गया है, मैं तो डब्ल्यू ही पढ़ा रही हूँ जी 6 to 10 को। वैसे तो सर वो खुद से बोलना पड़ेगा प्रिंसिपल सर को, या फिर कुछ मतलब वही बताएंगे बाद में? लेकिन क्योंकि अभी तो सिर्फ हाँ समझ गए मैम, जो आपकी बात हम समझ रहे हैं। अगर हो देखिए वोकेशनल पर जो हमारा प्रोसेस शुरू हुआ था वो 2021 में ही शुरू हो गया था, 20-21 में। यस सर। तो उस समय आपने नहीं ज्वाइन किया, हो सकता है उस समय जो कंसर्न जो डब्ल्यूई टीचर रहे हो, या उस समय जो हो सकता है प्रिंसिपल पहले दूसरे रहे हो, तो उस समय का सर्कुलर आया हो, उस पर उन्होंने कुछ वर्क किया, उसके बाद वो काम फाइल में चला गया। तो ऐसा नहीं है कि वो चीज़ें अगर आपके सामने नहीं आई हैं तो उस पर नहीं काम करना है। तो उससे रिलेटेड जितनी भी डिटेल्स है, सर्कुलर्स है, हम कल के सेशन के बाद हम उसको आपके ग्रुप में डाल देंगे, और उसको अपने हिसाब से, अपने डब्ल्यूई के हिसाब से आप उसको वोकेशनल के नाम पर शुरू करिए थोड़ा थोड़ा। मैं बहुत सारी एक्टिविटी, हाँ बहुत सारी एक्टिविटी मैं बताऊंगा आपको, जो विदाउट किसी बाहर से किसी गेस्ट को बुलाए हुए भी आप वोकेशनल में और 10 डेज में करवा सकते हैं आप, और वो एक बहुत अच्छा मैसेज जाता है स्कूल में भी, और वो आपके पेरेंट्स के बीच में भी जाएगा ये कि हाँ स्कूल में कोई ऐसी एक्टिविटी चल रही है। यस तो कल हम लोग बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे इसको पूरा। यस सर। और सर एक डाउट और था सर, मेरे हर एक सेक्शन में, जैसे 6 to 10 में पढ़ाती हूँ, 3-3 सेक्शन सब में, तो सब में मेरे 2 पीरियड्स होते हैं। तो सर मोर ओवर बच्चे लैब में जाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो सर मतलब मैं थ्योरी पे ज़्यादा फोकस करूँ या फिर लैब में उनको मतलब प्रैक्टिकल्स करवाने पे ज़्यादा फोकस करूँ? वो थ्योरी इतना पढ़ना नहीं चाहते हैं सर, वो कहते हैं हम साइंस में पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो अगर आपको लगता है आपके पास, जैसे आपके पास जगह है, लैब अवेलेबल है, अगर आपको वहाँ बच्चों के बैठने का अरेंजमेंट है तो आप यस सर, है सब लेके कुछ। जाइए आप। जैसे कि वीक के स्टार्टिंग में 1-2 सेशन आप उनको क्लास में थ्योरी बता दीजिए उस प्रैक्टिकल एक्टिविटी के बारे में, फिर उस बच्चों को आप लैब में लेके जाइए और वो काम आप कराइए। बहुत अच्छा, वेरी गुड। ये तो मतलब मैं कहना चाहूँगी थ्योरी तो मेंटेन करना ही पड़ेगा, क्योंकि 6th का वोकेशनल एजुकेशन की टेक्स्ट बुक है, तो 6th में तो मेंटेन करना ही है। और बाकी जब इंस्पेक्टिंग ऑफिशियल्स आते हैं तो वो बच्चों की टेक्स्ट बुक्स कॉपीज मांगते हैं कि उसके हिसाब से काम हुआ है कि नहीं, तो आपको थोड़ा थ्योरी देखना तो पड़ेगा ही। ओके मैम, तो हम जो हमारी नोटबुक बनवाते हैं बच्चों से, उसमें हम थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल्स भी लिखवा सकते हैं ना, कि हमने ये प्रैक्टिकल करा उसकी थ्योरी? हाँ बिल्कुल, जो भी प्रैक्टिकल करा रहे हैं उसका आप ऑब्जेक्टिव और मटेरियल रिक्वायर्ड, एक्सपेरिमेंटेशन, ऑब्जर्वेशन, सर्किट डायग्राम आप करें। प्रैक्टिकल लिखना आपने देखा, जैसे हम लोग इंजीनियरिंग में प्रैक्टिकल लिखते थे। यस सर। सेम उसी तरह से है। वैसे वो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे प्रैक्टिकल लिखे जाते हैं। किसी ने देखा है? नहीं, मेरे बुक में दिया हुआ है, 6 to 8 सभी में दिया हुआ है प्रैक्टिकल्स।
छोटे छोटे पिक्चर्स सर। हैं। मैं आपको एक शो करके दिखा रहा हूँ, 1 मिनट आप थोड़ा ओके सर। दीजिए हमें आप, जस्ट अ मिनट। ये एक मैं आपको स्लाइड प्रेजेंट करके दिखा रहा हूँ कि प्रैक्टिकल कैसे आप उसमें लिखवा सकते हैं बच्चों को। जैसे क्लास 6 की बुक मैं ओपन कर रहा हूँ अपनी, तो इस 6 की बुक में आप देखेंगे लास्ट में, मैं सीधे प्रैक्टिकल टॉपिक पे ही जा रहा हूँ उसमें। ये तो थ्योरेटिकल है। देखिए एक जैसे दिया है, सभी को विजिबल है स्क्रीन मेरी? यस सर। यस सर। जैसे देखिए प्रैक्टिकल 6, स्टडी ऑफ सिंपल सर्किट विद द बल्ब दिया हुआ है। ये एक प्रैक्टिकल है छोटा सा। आपको लगता है कि बहुत छोटी चीज है, लेकिन इसको पूरा एक प्रैक्टिकल फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मेक अ कनेक्शन ऑफ अ सिंपल सर्किट विद द स्विच होल्डर बल्ब एंड सी द बल्ब इज ग्लोइंग। देखिए थोड़ा सा ये है कि मतलब एसी पर ये मैंने बताया है, आप इसको बैटरी पर भी बता सकते हैं या उनको रिप्रेजेंट करके दिखा सकते हैं पूरा बना करके। तो क्या टूल्स रिक्वायर्ड हुए, स्क्रू ड्राइवर, कॉम्बिनेशन प्लायर, वायर कटर, स्ट्रिपर, जितने भी टूल्स यूज कर सकते हैं आप। फिर इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपने नोट करा दी, जिसको हम लोग थ्योरी बोलते हैं। फिर ये डायग्राम्स है इसके, जिस तरह ये एक्चुअल डायग्राम है, ये उसके सर्किट डायग्राम ऊपर दिखाया है अपने। तो जो चीज़ें बच्चों के सामने दिखती है एक्चुअल, वो चीज़ें मैं इसमें बनाने की कोशिश किया हूँ। कि जैसे इसको बनाने में होल्डर, बल्ब, वायर, 2 पिन सॉकेट और स्विच, इतनी चीज़ें लगेंगी। तो उसने ये चीज़ें, इसका डायग्राम बना लिया उसने कॉपी में। फिर बाद में मतलब इसका जो प्रोसीजर है वो उन्होंने लिख दिया कि कैसे इस सर्किट को इन्होंने असेंबल किया है पूरा स्टेप बाय स्टेप। तो इसके बाद में फिर आप सेफ्टी प्रिकॉशन, कंक्लूजन आपने दे दिया कि क्या मतलब कंक्लूजन रहा, और फिर लास्ट में सेफ्टी प्रिकॉशन आपने दे दिया। तो इस तरह से ये कंटेंट देखिए बना हुआ है ये। और आप लोग तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में है, प्रैक्टिकल सारे करते ही आए होंगे, तो उसको बस लिखने का, रिप्रेजेंट करने का तरीका ही ऐसा होना चाहिए। और आप लैब अगर बच्चे को ले जा रहे हैं तो उस चीज़ को लैब में भी आप करवा सकते हैं वहाँ पर। बस आपके पास अगर ये सोर्सेज अवेलेबल हैं, कंटेंट अवेलेबल हैं, तो आप ये कर सकते हैं। स्टडी ऑफ इंसुलेट, ये मतलब सीरीज बोर्ड के बारे में बताया है। तो ये सारे 6 के प्रैक्टिकल्स हैं, ये छोटे छोटे, जो आप इसको करके दिखा सकते हैं बच्चों को। तो मुझे लगता है इसका आइडिया हो गया होगा आपको। यस सर। तो इस तरह से ये एक्टिविटी आप परफॉर्म कर सकते हैं। एनीवन? सर गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, बताइए। सर एक्चुअली जो हमारे लैब में अदर क्लासेस चलती हैं, तो अगर मैं चाहती हूँ कि ये एक्सपेरिमेंट कराऊँ लैब में लाके, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता है, फिर हमें क्या करना चाहिए? तो क्लास में भी कर सकते हैं आप। बस देखिए क्या है कि लैब में अगर आपके पास चीज़ें अवेलेबल हैं, वर्क बेंच अवेलेबल है, तो आप वहाँ पे अच्छे से कराते हैं। बस आपको ये करना होगा कि फिर जो भी एक्टिविटी कराइए, उसके लिए अगर आपका मटेरियल स्कूल में अवेलेबल है तो बच्चों को ग्रुप बना करके आप दे दीजिए, करें वो। या आपको लगता है कि नहीं हम स्कूल या बच्चे ले आ सकते हैं, तो बच्चों से मंगा सकते हैं आप। तो उनको अगर प्रैक्टिकल एक्टिविटी कराएंगे तो बच्चों को ज़्यादा इंटरेस्ट आता है और अच्छा लगता है। तो ये काम आप क्लास में भी करा सकते हो। भाई वहाँ पर भी उनका डेस्क बेंच है, और अगर एक क्लास में एक डेस्क पे 2 बच्चे बैठ रहे हैं, तो बस 2 मिनट के लिए या पूरे पीरियड के लिए आपने 2-2 बेंच को ज्वाइन करा के 4-4 बच्चों का ग्रुप कर दिया आपने, तो वो चीज़ें वहाँ सीख सकते हैं वो। यस सर। ओके। सर जो आपने भी प्रैक्टिकल वाला पूरा प्रोसीजर जो बताया था ना, उसका पीडीएफ प्लीज ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। मैम वो बुक का पार्ट है,
वो थोड़ा सा मेरी लिमिटेशन है, मैं उसको शेयर नहीं कर सकता। जो इट्स मतलब पॉसिबल। हाँ, ये आप चाहो तो मैं बुक आप ऑर्डर करके मंगा सकते हो, मुझे बता दो, मैं बुक आपके स्कूल में भिजवा दूंगा। ठीक है मैम? ओके सर। ओके। ओके। सर बुक जैम पर अवेलेबल है क्या? नहीं सर, जैम पर नहीं अवेलेबल है, लेकिन आपके लाइब्रेरियन को ये पता है कि आप 5000 तक की लिमिट की बुक आप अपने आप से परचेज करके विद्यालय में ले सकते हो। इसके लिए प्रिंसिपल से आप बात कर लीजिएगा। अगर उनको ऑनलाइन परचेजिंग में दिक्कत आ रही है या पेमेंट पहले होने में दिक्कत आ रही है, तो आप मुझे लिखिएगा, मैं आपको बुक और बुक के साथ पूरा बिल मैं शेयर कर दूंगा। आपको जब बुक मिल जाएगी तब आप उसका पेमेंट करा सकते हैं। जैसे सर मैंने उनसे बात करी थी लाइब्रेरियन सर से, तो वो बोले कि जैसे बुक डिलीवर होती है तो जैसे डिलीवरी चार्ज जैसे स्कूल मतलब पे नहीं करेगा सर बुक के। वो सारी प्रॉब्लम आपकी शॉर्ट आउट हो जाएगी। अभी मेरे से कम 20 स्कूल ने बुक मंगवाई है, उसमें कोई डिलीवरी चार्ज उनको नहीं ऐड किया है, क्योंकि हमारे साथ भी लिमिटेशन ये है कि जो हमारा पब्लिशर है उसने वो बुक सारी अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और ये जो जितने ऑनलाइन पोर्टल है उनके पब्लिशर उसी पे वो डाल रखा है। तो वो बुक या तो वहाँ से परचेज करेंगे और पब्लिशर से ऑर्डर करेंगे तो सर वो आपको डिस्काउंट नहीं देगा। और दूसरी चीज़ है, उसमें मिनिमम 30 कॉपीज़ तक ऑर्डर करनी होती है पर बुक। तो उसका बेस्ट सोल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ कि आप एक विद्यालय से रिक्वेजिशन लेकर के लेटर बनवा दीजिएगा। मैं आपको बुक यहाँ से 1 कॉपी, 2 कॉपी, 4 कॉपी जितनी चाहिए आपको, सारी क्लासेस की मैं यहाँ से डिस्पैच कर दूंगा। आपकी बुक जो प्रिंट रेट है उससे 10% डिस्काउंट में विदाउट एनी डिलीवरी चार्ज आपको मिल जाएगी। ओके सर, थैंक यू। हाँ सर, मैं कह रही हूँ कि सर जैसे कोई प्लम्बिंग का काम करवाना है हमें हमारे स्कूल में, ओके। तो सर वो मतलब कि पहले हमें पेड बाय मी करना पड़ता है, उनको पेमेंट कर देना पड़ता है, फिर उसके बाद उनसे बिल लेके और उसके बाद यहाँ पे क्लेम करने के बाद फिर मैं मेरे अकाउंट में ले रही हूँ ऐसा, क्योंकि वो शॉप वाला वो सामान देता नहीं है। तो सर इससे ऑडिट में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? सर देखिए मैम, इसमें दिक्कत आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है। ये डिपेंड करता है कि आपके प्रिंसिपल के यहाँ पे क्या सिस्टम उन्होंने बना रखा है। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप एक काम करिएगा, नेक्स्ट सेशन में एक हमारे यहाँ विद्यालय में ईयर स्टार्टिंग में कोटेशन प्रोसेस होता है। अब तो खैर वो जेम पर हो गया है, तो अब वो जेम पर ही आप कोई ऐसी फर्म आप ढूंढ लीजिए कि जो सारे प्रोडक्ट अवेलेबल करा सके। कोशिश ओके सर। हाँ, जेम का जो सर लेबर भी बाहर से ही आते हैं तो उनको भी पहले एडवांस पेमेंट चाहिए होता है, और शॉप पे परचेजिंग के लिए भी एडवांस पेमेंट चाहिए होता है। जी, मैं वही बता रहा हूँ आपको। उसमें मतलब लेबर और चीजें भी मिलती है, लेकिन प्रैक्टिकली बहुत सारी चीजें पॉसिबल नहीं होती है। तो आपके स्कूल में एक कंजर्वेंसी स्टाफ की सर्विसेज के लिए कोई वेंडर होगा जो सिक्योरिटी गार्ड और ये जो चीजें प्रोवाइड करते हैं वो। हाँ सर। तो आप उनके थ्रू भी आप लेबर में इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर हायर कर सकते हैं, उनके नाम्स में होता है। जब नेक्स्ट ईयर जब इसकी कोटेशन प्रोसेस होगी तो आप उसमें स्किल्ड, सेमी स्किल्ड के लेबर डलवा दीजिएगा। तो ओके सर। तो उसके थ्रू जब आप काम करेंगे तो आप सेफली काम करेंगे। और कोशिश करिए कि खुद पेमेंट लेकर के खुद का पेमेंट ना लें तो ज़्यादा अच्छा है वो, क्योंकि केवीएस इसको अलाउ नहीं करता है। ये रेयरली, बहुत मतलब रेयर कंडीशन में ऐसा होता है। और कभी ऐसा सर लेकिन करना तो यही पड़ रहा है इस टाइम। करना अगर पड़ता है तो आप इसकी प्रॉपर परमिशन लेकर के करिए। आप रिक्वेजिशन, हाँ, प्रिंसिपल से परमिशन के बाद ही हो रहा है। हाँ, कमेटी का रिकमेंडेशन ले लीजिए। जो आपकी एक एलपीसी लोकल परचेज कमेटी वहां पर होगी, लोकल परचेज के थ्रू आप उसको परचेज करवाइए, ज्यादा अच्छा है। आप पेड कर रहे हैं तो पेड बाय मी लिखिए, ठीक है? ओके सर। आपको पेमेंट हो सकता है, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि देखिए, आपके डीडीओ, आपके प्रिंसिपल अगर आपको इस तरह की परमिशन दे रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई ऑडिट ऑब्जेक्शन नहीं, क्योंकि उसका रिप्लाई उनको देना है कि अगर मेरे पास नहीं आएंगे तो हम कहाँ से काम कराएंगे। ये चीज है मैम। तो कोशिश करिए कि मतलब ये चीजें थ्रू मतलब जो सप्लायर है या जो प्लम्बर है उसके अकाउंट में जाए, क्योंकि अगर आप 1, 2 बार, 3 बार काम कराएंगे तो उस प्लम्बर को विश्वास हो जाएगा और आप थोड़ा प्रिंसिपल सर को और ऑफिस को कॉन्फिडेंस मिलेंगे कि सर हम काम कराने के आप नेक्स्ट डे पेमेंट करवा दीजिए तो ज़्यादा अच्छा है। तो इस तरह का प्रोसेस आप कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू।
हाँ विवेक जी बताइए कुछ बताइए। Sir, I am taking class 9th, 11th and 12th physics. So will I be responsible for the results? यस मैम, अगर आपको टाइम टेबल प्रोवाइड किया गया है स्कूल की तरफ से कि आप 12th में फिजिक्स पढ़ा रही हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी आपको। Okay, sir. आपके पीजीटी रेगुलर फिजिक्स टीचर नहीं है क्या? नहीं सर, नहीं है। पहले पिछले सेशन में भी एक कॉन्ट्रैक्चुअल मैडम थी, तो वो अभी छोड़ के जा चुकी हैं, और उन्होंने 1-2 कॉन्ट्रैक्चुअल को बुलाया स्कूल वालों ने, तो एक को बच्चों ने भगा दिया और एक खुद चली गई। तो आप फिर से पढ़ाइए, हमें आप ये सोच करके मत पढ़ाइए कि रिजल्ट है या कोई ऐसी कंप्लेन ऐसी चीज होगी। आप उनको अच्छा पढ़ाइए, रिजल्ट तो अच्छा आएगा ही। ठीक है सर, ओके। सर जैसे अभी ये बोले कि परमिशन प्रिंसिपल से लेकर के काम करवा रहे हैं, प्रिंसिपल तो वर्बल परमिशन दे दिए, ऑडिट के समय वो हो सकता है कि बात से पलट जाए कि नहीं, कि हमने नहीं बोला था। सर ऐसे कैसे होगा? आप वर्बल परमिशन क्या होती है? आपको अगर कोई काम कराना है तो पहले तो जो वर्क आपको कराना है उस वर्क से रिलेटेड एक एप्लीकेशन बना करके अपने ऑफिस में दीजिए, आप प्रिंसिपल ऑफिस में, कि सर ये चीज़ें ज़रूरी है, ये काम कराना है। उसमें आपके जो कमेटी मेंबर्स होंगे वो उसमें उसको रिकमेंड करेंगे कि हाँ ये काम कराना है। उसके बाद उस पर प्राचार्य जी अलाउ करेंगे, भले वो एप्लीकेशन अपने पास रख रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आप उस काम को कराइए, उसमें जो भी चीज़ें लगने वाली है उसकी रिक्विजिशन आप दीजिए। अगर ऑफिस आपको चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है तो अच्छी बात है, या जो वेंडर है वो प्रोवाइड कर रहा है, वो काम करा रहा है वो। फिर आप लास्ट में उसका बिल सबमिट करिए। जब सारे पेपर आपके सीक्वेंस बाय सीक्वेंस होंगे तो कोई प्रॉब्लम कहीं नहीं होगी। और आपने पूछा भाई, आप गए सर ये फला पाइप टूटा हुआ है, इसका काम कराना, सर तो बोलेंगे भाई काम कराओ आप। अब आप अगर एप्लीकेशन लिख के नहीं ले गए तो उसमें प्रिंसिपल सर की कोई गलती नहीं। अगर उन्होंने ये कहा कि नहीं आप एप्लीकेशन लिख के लाओ, तो देखिए ये चीज़ें आपको भी समझनी चाहिए कि कोई भी काम अगर कराना है तो परमिशन लेके। वर्बली तो कहेंगे हाँ करा लो, आपने करा दिया और उसका पेमेंट भी हो जाएगा, अच्छी बात है ना। लेकिन मैं समझता हूँ कि पेपर वर्क को भी पूरा अपना करिए आप। ओके सर। सर जब पेड बाय मी हम करते हैं तो जनरली जो बिल हम लगाते हैं ना उस पे पेड बाय मी लिख देते हैं, लेकिन उसके नीचे प्रिंसिपल सर के भी साइन लेते हैं जब हम वो सबमिट कर रहे होते हैं बिल, तो उससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका तो मतलब यही हुआ ना कि हम प्रिंसिपल सर से हमने परमिशन लिया है, क्योंकि वहां पे उनकी भी साइन है। सर तो देखिए पेड बाय मी पहले तो बिल पर कभी मत लिखिएगा। जो आप काम करा लिए, सारी चीजें हो गई, पेमेंट के लिए एक एप्लीकेशन आप बनाएंगे, है ना। तो परमिशन जब आप बनाएंगे तो परमिशन क्या नाम है, जैसे पेमेंट के लिए एक अलग से एप्लीकेशन लिखिएगा कि ये वर्क कराया गया, इसका पेमेंट मैंने किया है और मुझे भुगतान करिए आप। मतलब उससे जैसे रिक्विजिशन स्लिप या उसका बिल वाउचर है, उस पर कहीं ये चीज़ नहीं लिखनी कि पेड बाय मी करना है आपको, तो वो उस डॉक्यूमेंट से बिल्कुल अलग रहेगा। 9999। सर हमारा जो भी बिल होता है उसमें अदर टीचर की भी साइन चाहिए होते हैं क्या प्रूफ के लिए? हाँ, जो आपके जो कमेटी मेंबर होंगे, या तो कमेटी मेंबर के साइन होंगे या तो परचेज कमेटी के साइन कराइए, क्योंकि उसको कम से कम 3 या 4 टीचर से वेरीफाई होना चाहिए। जैसे उससे रिलेटेड जो वर्क आपने कराया, जैसे सपोज करिए किसी क्लास टीचर ने आपको एप्लीकेशन दी कि सर मेरे रूम में ये पंखा खराब है, बनवा दीजिए। तो जब वो पंखा बन गया तो उसका जब बिल आएगा तो एक साइन उस टीचर से भी करवा लीजिए जिसने कहा है, एक साइन जो कमेटी में मेंटेनेंस कमेटी के लोग उनसे करा लीजिए, एक साइन आप परचेज कमेटी के मेंबर से उनसे करा लीजिए आप। लेकिन उसमें कम से कम 2 या 3 टीचर 4 टीचर से वेरीफाई जरूर कराइए। तो सर एप्लीकेशन में कराएंगे ना, ये एप्लीकेशन लिखेंगे कि ये काम कराया उसमें कराएंगे? जो बिल होता है आपका, उस बिल के बैक साइड में खाली स्पेस पर आप वेरीफाइड करके वहाँ लिख सकते हैं। या बिल बहुत छोटा है तो A4 पेज पर बिल को चिपका लीजिए, नीचे उस पर बना के साइन करा दीजिए। सर जैसे क्लासरूम में कोई जैसे फैन खराब हो रहा है या फिर लाइट खराब हो रही है तो उसके रिगार्डिंग तो क्लास टीचर हमको इंटीमेट कर देंगे कि ये दिक्कत है। लेकिन जैसे मान लीजिए सर कि वाटर कूलर में दिक्कत आ रही है या फिर कहीं हॉल में कहीं दिक्कत आ रही है, तो उसके लिए सर एप्लीकेशन कौन लिखेगा? जैसे
सर उसके लिए प्रिंसिपल आप सर को। एप्लीकेशन लिखेंगे अगर बच्चे ने आपको बताया है। देखिए हर चीज जैसे आप अगर स्कूल बिल्डिंग या रिपेयर मेंटेनेंस के इंचार्ज है तो आपकी जिम्मेदारी है सर, फर्नीचर इंचार्ज है उनकी जिम्मेदारी है। और ऐसा नहीं कि लिखा पढ़ी के चक्कर में आप काम को हैम्पर करिए। कोई नहीं लिख रहा, आप लिखिए। अगर आपको लगता है वाटर कूलर में गड़बड़ी है और कौन लिखेगा, मेंटेनेंस आपको बताए, आप उसको एप्लीकेशन दीजिए कि ये चीज़ है ऐसी, या जो मेंटेनेंस कमेटी है वो रेकमेंड करेगी ना सर वो चीज़ें। सर सर वाटर कूलर्स जैसी प्रॉब्लम के लिए सर एएमसी करना अलाउड होता है क्या सर? सर वो डिपेंड करता है स्कूल का बजट क्या अलाउ कर रहा है आपको, क्योंकि अगर स्कूल मतलब अलाउ करता है तो आप एएमसी करा सकते हैं, या आपको लगता है कि नहीं इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है तो आप मत कराइए उसको। जो आपका कोटेशन के थ्रू या जो भी मेंटेनेंस है उसके थ्रू करा सकते हैं आप। सर जैसे मेंटेनेंस एंड रिपेयरिंग का सर जैसे इंचार्ज डब्ल्यू टीचर को बना रखा है, जैसे हमको बना रखा है, तो उसमें सर 2-3 मेंबर भी है। सर वो मेंबर का क्या काम रहता है, जबकि एक नहीं है, इंचार्ज ही सारा काम करता है, तो मेंबर को कैसे काम अलॉट किया जाए कि सर मेंबर को आप काम अलॉट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप उनको सब टीचर को बता दीजिए मीटिंग में या कहीं पर कि अगर इसकी ये प्रॉब्लम आती है तो इन टीचर को आप इन्फॉर्म करिए, इसकी ये प्रॉब्लम है तो इन टीचर को आप इन्फॉर्म करिए। कोई मना नहीं करता सर। या कोई रजिस्टर आप मेंटेन कर सकते हैं, उसमें आप एक टीचर की ड्यूटी लगा दो कि सर आप हफ्ते में या 2 दिन में आप रजिस्टर को देख लीजिए, या मतलब इस तरह से आप अपने हिसाब से वर्क आपको बांटना पड़ेगा। जब आप किसी को काम दोगे तब वो काम करेगा सर, और कोई मना करेगा ये चीजें। सर मेंबर्स का भी काम होता है, जैसे हम कोई भी बड़ा कार्य स्कूल में करना चाह रहे हैं तो उससे पहले मेंटेनेंस एंड रिपेयर कमेटी की एक रिपोर्ट लगती है कि हमारे स्कूल में ये मेंटेनेंस रिपेयर का काम हो रहा है, ये पाया गया है, ये टूटा है, खराब है। तो बिलिंग से पहले वो कमेटी के लोग जाकर सर्वेक्षण करते हैं, सर्वे करते हैं, मतलब कार्य कराने से पहले। तो वो उसके बाद जब हम रिपोर्ट लगाते हैं तो उस कार्य को आपको बांटना होगा उन मेंबर्स को कि आप ये काम आप देख लेंगे, क्योंकि जब बिलिंग होती है तो हमें सर्टिफिकेट देना होता है, उसमें भी रिपेयर कमेटी के जो लोगों ने काम करा है, देखा है, उनके साइन होते हैं। सर एक क्वेश्चन है मेरा कि जैसे कि सारी चीजें जो है जैम के ऊपर तो अवेलेबल है नहीं, मान लो अवेलेबल है तो अब कुछ सिचुएशन ऐसी आ जाती है जहां पर हम सर जैम के थ्रू परचेस करना हम ठीक नहीं समझते। जैसे कि सर अगर स्कूल के अंदर प्लम्बिंग का काम हो रहा है तो हमें बहुत सारा सामान चाहिए होगा, कुछ नल चाहिए होंगे, कुछ पाइप चाहिए होंगे, कुछ टेफ्लॉन टैप्स चाहिए होंगी, कुछ और ऐसे मतलब मान लो कि 10 से 12 आइटम चाहिए। तो सबकी लिस्ट हम ऐसे जैम के थ्रू तो सर जाना फिर काफी मुश्किल हो जाएगा, कौन सा सामान कहाँ से आएगा, बहुत दूर दूर से आता है कुछ सामान, कुछ में टाइम ज्यादा लगता है, कुछ का कम लगता है। तो ऐसे केस के अंदर तो फिर सर अगर हम ऐसे डायरेक्ट जीएसटी बिल के साथ अगर जो है चीज परचेस करें लोकल मार्केट से तो वो तो सर फिर वैलिड ही रहेगा ना? वैलिड है, वैलिड है। कुछ चीजें मैं आपको क्लियर कर दूं। हाँ सुची मैम आप बताइए तो ज्यादा अच्छा है। नहीं सर, ये हम लोग जो प्रोसीजर फॉलो करते हैं, सर तो एक्सपीरियंस आपको बेटर बताएंगे, बट हम लोग जो फॉलो करते हैं, देखिए अगर हमें ऐसा लगता है कि नॉन अवेलेबिलिटी, एक तो होता है कि मिल ही नहीं रहा है जैम से, तब हम नॉन अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट लगा देते हैं। लेकिन जैसा आप कह रहे हैं मिल रहा है और बहुत हर आइटम के लिए हमें परचेज करना और प्रोसीजर भी लंबा दूर से आ रहा है, तो हम ऐसे में अगर हमें तुरंत कोई सिचुएशन ऐसी कि प्लम्बिंग का काम हमें तुरंत कराना है 1 हफ्ते में 4 दिन में और हमारा सामान नहीं हो रहा, तो हम इसमें मेंटेनेंस कमेटी की रिपोर्ट लगा देते हैं कि क्योंकि ये काम अर्जेंट बेसिस पर हो रहा है और जेम से हमें प्रोक्योरमेंट में टाइम लग रहा है और अवेलेबिलिटी में, तो इसकी अनुमति हमें डायरेक्ट कराने की मार्केट से अनुमति विद इन प्रिंसिपल की लिमिट में जो पावर है अनुमति प्रदान कर दी जाए। अपने को सेफगार्ड रखने के लिए जो सामान हम जेम से नहीं खरीद रहे होते उसके लिए हम एक मेंटेनेंस कमेटी की एक रिपोर्ट बना लेते हैं जिसके आपके मेंबर्स हैं कि चूंकि ये काम अर्जेंट बेसिस पर है और त्वरित कार्यवाही की आवश्यकता है और जेम से प्रोक्यूरमेंट प्रोसीजर में नहीं अवेलेबल हो पा रहा है या टाइम लग रहा है, ये तो ये प्लम्बिंग के कार्य में आप कर सकते हैं या इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस में भी कर सकते हैं। बाकी मिश्रा सर बता दें। और मैडम हाँ सर बताइए। जी सर, देखिए इस तरह की सिचुएशन में मैंने बताया है कि देखिए पहली चीज तो ये बता दें कि आपका काम परचेज करना नहीं होता है, आपका काम रिक्विजिशन देना है और रिक्विजिशन देने के बाद वो चीजें ऑफिस अरेंज करके देता है। ये मतलब थ्योरेटिकल प्रोसेस है।
अब अगर ऑफिस आपको उसको देखिए ऑडिट कराना या दूसरी चीजें वो मैनेज करते हैं सारी चीजें, तो उनको अगर ये लगता है कि क्या प्रोसीजर सही फॉलो होगा वो फॉलो अप कर सकते हैं। और जैम पढ़ने वाले जैसे मैम ने बताया की रिपोर्ट, ये सबसे बेस्ट चीज है। ये प्रफुल्ल जी अपना माइक आप ऑफ कर लीजिए, प्रफुल्ल जी। हाँ, तो जो चीजें मतलब अवेलेबल हैं, जैसे कहने का मतलब है कि अगर वो चीजें मार्केट से मिल रही हैं और आपको जैम पर नहीं अवेलेबल है, तो पहले तो कमेटी के थ्रू रिकमेंड कराइए आप उसको। रिकमेंडेशन में ऐसी चीज होनी चाहिए कि वो अर्जेंट बेसिस पर है, स्टूडेंट की सेफ्टी के लिए जरूरी है, और वो तो उसके बाद उसका प्रोसेस है कि उसमें जो मतलब जनरल परचेज कमेटी या जो भी प्रोसेस करके आप उसको प्रिक्योर करेंगे लिमिट के अकॉर्डिंग, उसमें 25,000 प्लस 50,000 इस तरह से लिमिट बनी हुई है, तो वो चीज़ें कैसे करनी है। तो कोशिश कर सकते हैं सर आप, सबसे बेस्ट ऑप्शन मैं बता रहा हूँ आपको कि हर चीज़ अगर जेम पर नहीं अवेलेबल है, अभी भी सेशन के स्टार्टिंग में टेंडर कोटेशन का प्रोसेस होगा और होता भी है सर। ये कंजर्वेंसी स्टाफ का होता है, तो उसी में आप इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग और इस चीज़ का भी ले कोटेशन प्रोसेस आप करवा लीजिए, और जो चीज़ें पूरे साल आपको ज़रूरत पड़ने वाली है उनकी लिस्ट बना करके उनका रेट कोटेशन करवा के आप रख लीजिए। और जेम पर अगर वो चीज़ें नहीं अवेलेबल है तो उसके थ्रू भी आप जा सकते हैं, क्योंकि ये प्रोसेस होगा, अभी भी होगा, स्कूल में होना चाहिए। बाकी लेकिन सर जी, लेकिन सर मतलब मैंने तो स्कूल में ये सुना है कि आपके पास कोई भी सामान एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए। सर उसको कल हम लोग इन्वेंट्री मैनेजमेंट में बात करेंगे, पूरा सेशन जब हो जाएगा आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, सामान करके बिल्कुल बिल्कुल सर सर हमारे स्कूल का जो वाटर आरओ है वो खराब हो गया, बट स्कूल का जो पानी है उसका टीडीएस बताया गया 150। कल हमने एक्वागार्ड के किसी भी एक मेंबर को बुलाया था, उसने वाटर का टीडीएस 150 बताया है। तो देन हम चाह रहे थे कि वहां पे आरओ प्लस यूवी दोनों का एक हम आरओ ले लें जिसकी कैपेसिटी 250 लीटर्स हो, पर उन्होंने मना कर दिया कि मैम आरओ प्लस यूवी मत लीजिए क्योंकि आपके वाटर का टीडीएस ठीक है। अगर आप आरओ प्लस यूवी लेते तो आपका टीडीएस ऑलमोस्ट 30-40 पहुंच जाएगा, जो कि एक डिस्टिल वाटर होता है जो कि हम बैटरीज में यूज करते हैं। तो सर विच वन वी विल प्रेफर? मुझे लगता है 150 टीडीएस। आपके यहाँ आरओ लगा हुआ है कि नहीं किसी भी वाटर कूलर में? मैम सर एक्चुअली हमारे यहाँ पे आरओ नहीं लगा हुआ, हमारे यहाँ पे वाटर कूलर प्लस प्योरीफायर लगा हुआ है। ठीक है, 150 टीडीएस बेटर है, मुझे लगता है इससे अच्छा क्या होगा। अभी मेरे यहाँ का टीडीएस में 800 है, मुझे 3 स्टेज में फिल्टर कराना पड़ता है। तो वो चीज़ है, तो 150 आरओ है, तो आप अगर बहुत आपको अच्छा लग रहा है तो आप एक नॉर्मल फिल्टर आप यूज करा सकते हैं। और अगर आरओ टीडीएस अगर आपको इम्प्रूव करना है तो एक आरओ का छोटा सिस्टम भी आप उसमें ऐड करा सकते हैं, जो मतलब ज़्यादा नहीं, वो 5 से 6,000 के आसपास में लग जाता है एक आरओ के लिए, एक वाटर कूलर के लिए। तो बाकी आपका बजट जो अलाउ करे स्कूल का, उस पर आपको काम करना है। सर हमने जो मंगवाया है उन्होंने 1,62,000 का बजट बताया दोनों फ्लोर्स के लिए, डबल फ्लोर स्कूल है तो 2 फ्लोर के लिए इतना बजट बताया, तो समझ नहीं आ रहा क्या करा। सर ने तो हम पे डाल दिया कि बेटा आप एक सजेशन मैं दूंगा, कभी भी सेंट्रलाइज सिस्टम लगाने की कोशिश मत करिए। सेंट्रलाइज लगाने में प्रॉब्लम क्या है कि अगर आपने पूरे स्कूल बिल्डिंग के लिए एक आरओ प्लांट लगा दिया और कल को अगर उस आरओ प्लांट में प्रॉब्लम हुई तो पूरा आपका सिस्टम पूरा बंद हो जाएगा स्कूल का। नहीं सर 2 आरओ लगा रहे हैं, एक फर्स्ट फ्लोर पे एक ग्राउंड फ्लोर पे। ठीक है, तो मतलब यही है कि सेंट्रलाइज मत करिए आप उसको, आप फ्लोर वाइज करिए, ज्यादा अच्छा है। यस सर, थैंक यू सर। कभी एक ये प्रॉब्लम रहती है कि जैसे कि हमने काम तो करवा दिया, लेबर शीट बना दी, पेमेंट वो लोग एडवांस ही मांगते हैं, वो ये चाहते ही नहीं है कि हम स्कूल हमें दे, आप ही दो सर, हम हमारे पास आएगा तब आपको दे देंगे। अब यहाँ पर सर अकाउंट सेक्शन वाले होते हैं, ये इतना डिले करते हैं सर पेमेंट का जिसकी कोई हद नहीं, 20-20, 25-25 दिन तक डिले करते हैं। और जब प्रिंसिपल से बात करते हैं वो कहते हैं कि हाँ करें, करवाएंगे, कल करवाएंगे, परसों करवाएंगे, ऐसे करते करते 20-25 दिन निकाल देते हैं सर। तो ये चीज कैसे डील करें सर? अब प्रिंसिपल है तो उनको देखिए ये तो सभी स्कूल्स में प्रॉब्लम है, लेकिन इसका एक सोल्यूशन है कि जेम में भी हमारे पास अवेलेबिलिटी है इलेक्ट्रिकल जो हमें प्रोवाइड करते हैं लेबर,
प्लम्बिंग की जो लेबर प्रोवाइड करते हैं जेम से अवेलेबिलिटी है, तो एजेंसी आती है जिनके वर्कर्स होते हैं जेम पर वो ऑथोराइज्ड हैं, जो इलेक्ट्रिकल जेम से अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग की। अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम आपके स्कूल में आ रही है कि अकाउंट सेक्शन डिले करता है, तो वहां उनको प्रीफर करना चाहिए ये काम इस तरह की जो एजेंसीज हैं उनसे उनको ले लेना चाहिए जो प्रोवाइड करते हैं, या फिर उस चीज की एएमसी करा लेनी चाहिए, इलेक्ट्रिकल की एएमसी करा लीजिए, दूसरा सेकंड ऑप्शन, या फिर जेम में जो सर्विसेज प्रोक्यूर करते हैं जैसे प्लम्बिंग की, इलेक्ट्रिकल की, उनके थ्रू करा दीजिए। अच्छा, तो जेम पे जो एक दिन के लिए लेबर भेजेंगे क्या वो? देखिए, अगर जेम में आप किसी एजेंसी के थ्रू जाते हैं, वो आते हैं खुद ही, तो उनके अपने लेबर होते हैं, वो प्रोवाइड करते हैं, 90% में करते हैं प्रोवाइड। मैडम मान लो कि ये प्रॉब्लम आ रही है कि कहीं कोई पाइपलाइन टूट गई है, जैसे बच्चे हैं ये तो ऐसे कुछ तोड़ ही देते हैं, तो उस वक्त तो पानी उतना बहता जाता है, अगर हम लोकल लेबर को कॉल करते हैं जो हमारे पहले से अनऑफिशियली आपको बोल सकती हूँ कि इसके अनऑफिशियली भी आपके पास बहुत प्रोसीजर्स होते हैं कि आप जो पेमेंट का मोड, जैसे आपने बताया कि अगर अकाउंट सेक्शन डील कर रहा है तो आप पेमेंट कर रहे हैं उनको, तो आप अपने पास एक जैसे एक इम्प्रेस मनी होता है, थोड़ा पैसा आप किसी तरह से भी फंडिंग में रखिए, क्योंकि आपके पास WET के पास रह सकता है, वो अनऑफिशियली मैं आपको सिग्निफाई कर रही हूँ कि उसी को चेन में रोटेट करके घुमाइए। वही है मैम, क्योंकि अब और क्या ऑप्शन है कि मैम एक तो 2 महीने की सैलरी आई नहीं, यही मैं आपको अनऑफिशियल ऑप्शन दे रही हूँ जो कि अनऑफिशियल ही बता सकते हो। इतना आप रखना चाहिए आपको अनऑफिशियली कि आप जो 2-3 लेबर का पैसा जो है वो बीच में घुमा सके, क्योंकि कई बार हमें पेट्रोल डीजल भी मंगाना पड़ता है जनरेटर्स के लिए, तो कई बार हमारे पास जो पेट्रोल डीजल हमारे ही पॉकेट से पेमेंट होता है और बाद में हमें पेड बाय मी मिलता होता है, तो उसके लिए भी हमें प्रॉब्लम पड़ती है। और कई बार हमारे पास औजार होते हैं जो हमें तेज कराने पड़ते हैं, उनकी बिलिंग नहीं मिलती है हमको, क्योंकि इसका बिल नहीं मिलता, या फिर हमें दीमक की दवाई लानी पड़ती है, इसका बिल नहीं मिलता है। तो ऐसे बहुत से आइटम होते हैं जिनका बिल नहीं प्रोवाइड होता, तो इसके लिए आपको प्रोविजन रखना ही पड़ेगा, जो मैं अनऑफिशियली आपको इंडिकेट कर दूं। और मैडम एक ट्रांसपोर्टेशन का भी नहीं मिलता, क्योंकि हम मान लो सामान जाके भी अब जो है वो लेबर सामान नहीं लाता, सामान लेने हम खुद जाते हैं, क्योंकि शॉप पे हम हमारी पहचान है, वही जो है वो GST वाला बिल कर लगा के कम प्राइस लगा के हमें चीज देता है, वहां जाके वापस यहाँ सामान लेके आओ, फिर कोई और काम आ जाता कहीं, जैसे कि हमारे यहाँ MES। पहली बात तो है कि WET का मेन काम है टीचिंग, आपको सामान परचेज करने जाना ही नहीं चाहिए। जैसे WET मेरा काम है टीचिंग, इतने बिल्स भी चढ़ाने होते हैं, मेंटेनेंस रिपेयर भी करना होता है, मैं कोई परचेजिंग नहीं करती हूँ। जैसे मिश्रा सर ने बताया है कि ये ऑफिस का काम है, ऑफिस प्रोक्यूर करे। अगर आप इंटरेस्ट लेंगे, परचेजिंग में जाएंगे, तो फिर आपको कई कन्वेंस खर्च होगा। अगर आप आपके स्कूल के एम्प्लॉइज हैं, सब स्टाफ हैं, या कोई और एक्टिव व्यक्ति है जो जा रहा है, तो वो अपने आप बिलिंग में एडजस्ट करता है और करा लेता है। या फिर आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि मैं किसी तरह के एडजस्टमेंट में विश्वास नहीं रखती हूँ, तो मैं ये काम परचेजिंग नहीं करती। अगर आप करा सकते हैं तो आप इसको वहीं एडजस्ट करा लीजिए। ओके। हेलो मैम, अगर हम परचेज नहीं करेंगे या फिर वो सामान आएगा कैसे, कौन जाएगा लाने? देखिए, जैसे कि हमारे स्कूल में प्राथमिकता होती है कि ऑफिस लिखा जाता है, मेनली ऑफिस पीपल, एक सब स्टाफ होते हैं 4, या जो आउटसोर्स एजेंसी के पर्सन होते हैं उनको रिकमेंड करते हैं, या लोकल मार्केट में आपके डीलर्स होते हैं, आप उनको फोन कर देते हैं कि मैं इस व्यक्ति को भेज रहा हूँ और मुझे ये सामान चाहिए, आप शॉप में रखिए और 1 घंटे बाद मैं आ रहा हूँ। क्योंकि जो सप्लायर है उसको पता है कि क्या आइटम है, आपने बता दिया, और वो जाकर ले आएंगे और इंक्लूड करने के लिए उसका जो कन्वेंस है उस व्यक्ति का, वो उसमें एडजस्ट कर देते हैं चार्जेस। या अगर आप खुद भी जा रहे हैं तो आप 4-5 शॉप अपनी जान पहचान की ऐसी बनाइए जो आप पर गुड फेथ रख सकें और वो इस तरह से आपको सप्लाई कर सकें या पर्टिकुलर व्यक्ति को करें। इससे क्या होता है कि जो आउटसोर्स एजेंसी के बच्चे होते हैं जो काम करते हैं, आप उनको एम्पावर करते हैं तो वो आपका काम भाग भाग कर करते हैं, क्योंकि उनको थोड़ा बहुत इसमें एडवांटेज हो जाता है, तो वो वैसे ही आपके 50 काम हो जाते हैं और अपने मेन स्टडी में आप फोकस कर पाते हैं, बिल चलाने, मेंटेनेंस रिपेयर कराने और कामों में फोकस कर पाते हैं।
मैम ये आउटसोर्सिंग जो आप बोल रहे हो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, ये क्या है जैसे आउटसोर्सिंग? हमारे स्कूल में हम लोग सिक्योरिटी रखते हैं, तो जो सिक्योरिटी दिन का ऑफ हो गया, वो लोग थोड़ा सा पढ़े लिखे होते हैं ना, वो जाके सामान ला सकते हैं, या कोई गार्डनर या क्लीनर जो है वो सामान जैसे पेट्रोल डीजल वो ले आते हैं। जब वो क्योंकि वो स्कूल के पास जो लोकल मार्केट है वहीं आसपास के रहने वाले होते हैं, और आप शॉप से बोलिए कि शॉपकीपर को फोन आपने कर दिया है, लिस्ट बता दी, वो उठा के ला सकते हैं, तो जो शॉपकीपर उनके लिए जो है बिलिंग से प्रोवाइड कर देता है, 50-100 रुपए बिल में एडजस्ट कर देता है। या अगर आप खुद जा सकते हैं, इवनिंग में फ्री हैं तो आप खुद कर लीजिए। सर पॉइंट बड़ी है। हेलो, आवाज बंद कर कुछ। हेलो, हाँ नौशाद जी बताइए। सर हमारे तो बड़े बड़े बाबू ट्रांसफर हो गए, ऑफिस भी हमारे ऊपर ही आ गया, अब हम कैसे करें? सर करना पड़ेगा, कर रहे हैं तो करिए, अच्छी बात है, अच्छी बात कैसे? अब उसमें ये है ना, अब ऑफिस के भी सारे काम देखने हैं, उसमें पीरियड भी थोड़े घटाए गए हैं, लेकिन वो पढ़ाई से सफर कर रही है। 9th-10th मेरे से हटा दिया गया। इसके लिए आप प्रिंसिपल जो आपके हैं उनसे बात करके रखिए। कभी आपको लगता है कि काम ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, क्लास में नहीं जा पाएंगे, तो आप क्लासेस अरेंज करवा लीजिए। कभी आपको लगता नहीं कम काम है, क्लास कर पा रहे हैं, तो करिए आप। क्योंकि सर कभी भी क्लास हो और आप ऑफिस में काम करें, ऐसी कंडीशन मत करिए। और दूसरी बात, अगर आपको लगता है कि आपको परचेजिंग करनी है तो 5-6 परचेजिंग इकट्ठा कर लीजिए, और प्रिंसिपल से आप ऑर्डर निकलवाइए कि मुझे स्कूल से अरेंजमेंट लगाया जाए, रिलीव किया जाए स्कूल टाइम में, मैं इतना सारा सामान खरीद रहा हूँ जो स्कूल की रिक्वायरमेंट का है, तो आप उसके लिए फिर ऑर्डर निकलवा के अरेंजमेंट लगा के आप स्कूल टाइम में भी जा सकते हैं। अब मैडम ऐसा है ना, उसका प्लम्बर का काम करवाया है ना, 12th वाले बच्चों ने टॉयलेट में फिर टंकियां तोड़ दी, फिर वो पानी बंद करवाया, मतलब अब एट ए टाइम वो पानी बह रहा उसे बंद करवा दिया, फिर उसे बुलाया। देखिए, मैंने अपने स्कूल में एक ये समस्या बहुत आती है, मैंने जो हमारे स्कूल का कॉन्ट्रैक्टर है, जो आउटसोर्स व्यक्ति प्रोवाइड करता है, उसको मैंने पहले ही कह दिया था कि मुझे एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसे प्लम्बिंग के काम की जानकारी हो, चाहे वो क्लीनर रखें, चाहे गार्डनर रखें, चाहे सिक्योरिटी सर्विसेज। मैं हर बार जब से मैं संगठन में नौकरी कर रही हूँ, मैं एक ऐसा व्यक्ति रखती हूँ जिसको प्लम्बिंग की थोड़ी बहुत जानकारी हो, तो मेरी बेसिक रिक्वायरमेंट वैसे ही पूरी हो जाती है, सिर्फ सामान का रहता है, मुझे प्लम्बिंग का मेस्टॉल इतना बनाना नहीं पड़ता है, तो आप भी इस चीज को प्रोसीजर करो। अच्छा, जो है ना, जो अप्रैल मतलब मई से काम शुरू हुआ था, तो प्लम्बर के जो पैसे बन रहे हैं ना, अब तक नहीं गए। कल उसका मेस्टॉल मैंने बना के दिया, आज उसकी RTGS से आज पेमेंट हुई, मतलब सामान शुरू हो गया तो मई के पहले